एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी वहाँ से भागने लगता है, तो सिस्टम उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी क्यों पड़ी हुई है यहाँ से भागने की। तो एमसी उसे बताने लगता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका हूँ। सिस्टम को अभी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि कैसे। तो एमसी उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि जो पपेट अभी भेजी गई थी मेरे पास, वो मुझे टेस्ट करने के लिए भेजी गई थी। अगर मैंने उससे कहा था कि मैं कल्टिवेट करने में लगा हूँ टेक्निक ऐसी जो कि कर्मा पर रिलेवेंट होती है, डेफिनेटली मुझे बदला लेने के लिए लिन जी उनके पास भेज दिया जाता, जिसके साथ मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि मेरे पास उसे किसी भी तरीके से मना करने का कोई भी रीजन नहीं बनता। लेकिन अगर मैं वाकई में उसके साथ वहां पर चले जाता हूँ लिन जी उनके पास, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि अगर वो पेट मुझसे झूठ झूठ बोलने में लगी हुई होती है तो मुझे वहां पर लिन जी उनको नहीं देखने को मिलता, और शायद मैं गुस्से के कारण मुझे इतना पावरफुल तो होना चाहिए था कि मैं उस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दूं वहां पर, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ उस वक्त। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर वो मुझे लिन जी उनके पास यानी कि उस बड़ों के पास लेकर चली गई तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वो पपेट ऊपर से वो बड़ो दोनों के दोनों इतने पावरफुल है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। और इस बात से सिस्टम भी एग्री हो जाता है। लेकिन जब हमारा एमसी वहां से भागने में लगा होता है तभी अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होता है हमारे एमसी को, जिसको देखकर सिस्टम कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो एमसी उसे बताने लगता है कि जो टीचर फैंग है उसे किसी के द्वारा मार दिया जा चुका है, क्योंकि जो स्लेव सील कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट चुका है। सिस्टम इसे देखकर फिर से शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, और हमारे एमसी उसे एक्सप्लेन करता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब वाली बात है कि अगर उन्होंने मुझे सस्पेक्ट कर लिया था टीचर फैंग को कि मैंने उन्हें ऑलरेडी रिश्वत देकर अपनी साइड में कर लिया है, तो शायद उन्हें उन्हें टॉर्चर करना चाहिए था इन्फॉर्मेशन पहले निकालने के लिए, तो आखिरकार डायरेक्टली उन्हें मार क्यों दिया। तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि डैम इट होस्ट, लगता है कि वो शायद से यू सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं, बिल्कुल सिमिलर कुछ ऐसा ही। या तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डायरेक्टली अगर उससे क्वेश्चन पूछते हैं मरे हुए बंदे से तो यही उनके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीटली लगता है कि मैं एक्सपोर्ट हो चुका हूँ। तभी इनर डीमन उससे कहने लगती है कि यंग फ्रेंड, मुझे अभी तक याद है तो शायद तुम अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हो ना। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और फॉर्मेशन के तुम कहीं भी आ जा सकते हो। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि तुम क्या प्लान कर रही है भैया। तो नेडीमन उससे कहने लगती है कि आखिरकार कैसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक ट्रेड करूं, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे इस करंट सिचुएशन में काफी ज्यादा काम आ सकती है। तभी हमें आधे घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लिन जियो और जो एल्डरसन है वो वहां पर एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो जो बड़ो उसे बताने लगता है कि जहाँ पर जो सोल तुमने आई मीन जो मट्टी वहां से मंगाई थी जहाँ पर उन्होंने ब्रेक थ्रू किया था थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ, ये क्या वही की मिट्टी है। तभी वो एल्डर उससे कहने लगती है कि मैंने शैडो गार्ड से कहा था कि इसे अपने साथ लेकर आना, लेकिन तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी सीरियस क्यों हो। तो ये बड़ो उसे एक्सप्लेन करता है, उससे कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कई सारे निर्वेरा हॉल के साथ काम करा है, तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छा मौका मिल चुका कि मैंने पार्टिसिपेट किया है थंडर ट्रिब्यूलेशन सेरेमनीज में नेशन सोल कल्टीवेटर के, जब वो ब्रेक थ्रू करते हैं सोल फॉर्मेशन स्टेज के। और मुझे ये भी पता है कि आखिरकार किस तरीके से हेवन एंड हेवर रैंक के जो ट्रेजर है वो जब मैनिफेस्ट करते हैं तो किस तरीके का धमाका होता है। और दोनों ही सिचुएशन में जब थंडर ट्रिब्यूशन ट्रिगर होते हैं तो वो नेचुरल सी बात है कि जो ट्रिब्यूशन होते हैं वो दोनों के में डिफरेंस होंगे। लेकिन जो मिट्टी तुम मेरे पास लेकर आई हो, इस मिट्टी के अंदर एक ऐसा ऑरा है जो कि थंडर ट्रिब्यूशन साइड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, जो कि नेशन सोल के ब्रेक थ्रू से हुआ हो। लेकिन इसे देखकर लगता है कि हेवनली ट्रेजर वहां पर अपेयर होगा शायद में भी। और तभी इंस्ट्रक्टर फैंग को मारने के बाद उनकी सोल को बाहर निकाल कर वो उससे कहने लगता है कि ये सारी की सारी फेक है। उस बंदी के पास एक ऐसा पेड़ है जो कि थंडर ट्रिब्यूशन को ट्रिगर कर सकती है, और उसकी खुद की जो स्ट्रेंथ है वो फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट स्टेज पर है। और एब्सोल्युटली इस बात को लेकर मैं श्योर हूँ, क्योंकि अब ये एक आत्मा बन चुकी है, तो इसके सच बोलने के अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, और सब कुछ ब्ला ब्ला करके बता देती। और उससे कहने लगता है कि अगर उस वक्त लान यूए ने अपने सारे के सारे अर्थ रैंक के मैजिकल आर्टिफैक्ट को वहां पर ब्लास्ट या फिर डिटोनेट नहीं किया होता मेरे ऊपर, तो शायद मैं दोनों को मारने में उस वक्त कामयाब रहती। इस बात को सुनकर एल्डर उससे कहने लगती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एल्डर लिन से, तुम वाकई में काफी द वेल इन्फॉर्म्ड हो, तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो बुढ़ऊ को काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि डैम इट, जस्ट बिल्कुल इसके ब्रदर की तरह ये कितनी ज्यादा बेवकूफ आई मीन कितनी ज्यादा स्कैम्ड बंदी है, इसने मुझे इतनी ज्यादा बेवकूफ बना दिया बुरी तरीके से फिर से एक और बार। ये बात सुनकर एल्डरसन उससे कहने लगती है कि वो ओयोंग फ्रिन को किस तरीके से मारने में कामयाब रही थी। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उसके पास सुप्रीम ट्रेजर मौजूद होगा जो कि ट्रिगर कर सकता है थंडर ट्रिब्यूलेशन को। लेकिन जो फेंग यू है उसने ऑलमोस्ट मर गई थी, और फेंग यू ने उन दोनों को ऑलमोस्ट मार ही दिया होता, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरकार आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं किया उन लोगों ने। ये बात सुनने के बाद ब्लू से एक्सप्लेन करते उससे क्या लगता है कि ये सुप्रीम ट्रेजर है जो कि फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट कल्टीवेटर को नेशन को सोल कल्टीवेटर को मारने में उसकी मदद कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन जरूरी मौजूद होगी। अगर वो वाकई में उस ओयो को किल करने के बाद या फिर मारने के बाद उस चीज को काफी शॉर्ट पीरियड तक आई मीन जल्द से जल्द स्टार्ट नहीं कर पा रही होगी, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है ऐसा कुछ होने का। खैर हमारे लिए यही बेटर रहेगा कि हम लोग इन सबसे पहले तो मैकेनिकल पपेट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे काफी काम आने वाली है, और उसे डिसेबल कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उन लोगों का क्या करना है। दोनों इस बात से एग्री होते हैं, और ये बड़ो इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसके पास एक ऐसा ट्रेजर है जो कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कॉल कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। इसको देखकर पता चलता है कि डेफिनेटली हेवर
रैंक का ट्रेजर है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में इस मैटर को अपने रिफॉर्म फैक्शन को बताने वाली हो? ये बात सुनने के बाद वो तुरंत मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं कोई फैक्शन वैक्शन का पार्ट नहीं हूँ, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो है स्ट्रेंथ, और उस स्ट्रेंथ को कंट्रोल, कुछ भी कंट्रोल करने की पावर। अब जाके मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिससे कि मैं किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ और मेरा गोल कंप्लीट हो सकता है। तो आखिरकार मैं एक दूसरे सेक्ट के साथ या दूसरे पावर हाउस के साथ क्यों एसोसिएट होने में लगी हुई हूँ? उनके आइडियल्स अलग है पूरी तरीके से, उनकी सोच विचार अलग है। ये बात सुनकर बड़ू उससे कहने लगता है कि मुझे भी यही लगा था, जो अल्टीमेट पाथ है आर्टिफैक्ट का, मुझे बस उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, इस छोटी पावर वगैरह चीजों में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर एल्डरसन उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है एल्डरन, एक बार हमें वो ट्रेजर मिल जाएगा और उससे सभी लोगों को, अपने ऑब्स्टिकल्स को एलिमिनेट कर लेंगे, तो बिना किसी परेशानी के हम 1000 ईयर ओल्ड सेट को ड्रेन कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो बड़ू उससे कहने लगता है कि अगर मैं इसके बारे में ध्यान से सोचूं तो यहाँ पर और भी ऐसे लोग होंगे सेट के अंदर जो कि उस जिंगलिंग के बाहर जाने का उसका पीछा करेंगे। और तभी अचानक से उसे एक मैसेज आता है। तो एंडरसन उससे कहने लगते हैं कि तुमने अभी कहा और भाई शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। जो शैडो गार्ड है उसने मुझे एक मैसेज भेजा है कि जिंगलिंग और उसकी जो कंपनी ने, आई मीन उसका जो साथी है यालू है, वो ऑलरेडी उस कमरे से ऑलरेडी डिसेबल्ड हो चुके हैं, यानी कि भाग चुके हैं। ये बात जानकर बड़ाऊ भी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि व्हाट, वहां से डिसेबल्ड हो चुके हैं? क्यों आखिरकार इतने जो शैडो गार्ड है वो उसे देखने में नहीं लगे थे क्या? तो एल्डो से बताने लगते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि किस तरह की सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल किया होगा लॉ एनफोर्समेंट हॉल का। आफ्टर ऑल प्रीवियसली देखा जाए तो वो ल्यू मियाओ की मेड जो हुआ करती थी और डीपली काफी इस तरीके से ट्रस्ट भी किया करती थी वो उस पर। इसको देख के बड़ो काफी गुस्सा आते हैं और कहने लगता है कि डैम इट, जल्द से जल्द लोगों को भेजो लॉ एनफोर्समेंट हॉल के, और चाहे कुछ भी हो जाए सीक्रेट पैसेज के एंट्रेंस के बारे में पता लगाओ कि आखिरकार वो कहाँ पर है दूसरों से पहले। तो अल्टर उससे कहने लगते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगले ही पल वो वहां पर आ जाती है, एक कमरे में दरवाजा खुलता है जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं करने में लगा हुआ है, क्या भाई सभी के सभी लोग ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल से एक सर्च करने के लिए, ताकि वो सीक्रेट पैसेज को ढूंढ सके। खैर ये मेरे लिए और ज्यादा फायदेमंद रहा, मैं वाकई में किसी भी शेडो गार्ड को नहीं मानना चाहती जब तक ये एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो मेरे लिए। और वो एक खाली रूम पे पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वहां पर जो सेक्ट मास्टर होती है उसे ग्रीट करने लगती है। इसको देखकर एल्डर उससे पूछते हैं, सुन सीतांग, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो? तो वो एल्डरसन उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ मास्टर लियो, हॉल मास्टर लियो, किसी के बारे में। तो हॉल मास्टर लियो उससे कहने लगते हैं कि श्योर, तुम मुझे कुछ भी बता सकती है, बताओ क्या पूछना है। जब वो फॉर्मेशन के अंदर उसे इनवाइट करती है तो वो बंदी तुरंत एल्डरसन मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं स्प्लिट लॉकिंग फॉर्मेशन के अंदर नहीं जाने वाली हूँ, मैं डायरेक्टली मास्टर लू से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आखिरकार जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल का सीक्रेट पासेज है उसका एग्जिट कहाँ पर मौजूद है? जिसको सुनकर वो उससे मना करती है और कहने लगती है कि तुम किस सीक्रेट पासेज के बारे में बात करने में लगी हुई, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है। तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता, तो वो एक गोला निकालती है और उससे कहने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, सो मैं यहाँ पर अपना शब्द नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। और जब वो गोला से निकालती है तो ये काफी शौक हो जाती है और पता चलता है कि एल्डर्स उनके पास जो एल्डर लू है, उस हॉल मास्टर लू है, उसके कुछ बेहतरीन लोगों को कैद करके रखा हुआ है, उसके जो क्लोज में है उन लोगों को। और कहने लगती है कि तुम्हारे ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट है ना, ये मैंने सही कहा ना, अगर तुम ये लोकेशन नहीं बताती हो तो ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे और इन्हें मार दिया जाएगा, और इन्हें बचाने के लिए तुम्हें 10 सेकंड का समय दिया जाता है। ये बात सुनकर एल्डर लू काफी गुस्सा आता है और क्या लगती है कि सेक्ट मास्टर आखिरकार यहाँ पर मौजूद है, तुम आखिरकार हिम्मत कैसी अपने फेलो डिसिपल को चोट पहुंचाने की इनके सामने। तभी वो उससे कहने लगती है कि जो लाइफ एंड डेथ है वो अब मेरे हाथों में तुम लोगों की, जिसे तुम, आई मीन तुम कंट्रोल कर सकती हो। अगर सच सच बताओगे तो वो जिंदा रह जाएंगे हॉल मास्टर लू, कैसा लगेगा कि तुम बता दो आपके पास सिर्फ 4 सेकंड बची हुई है। ये बात सुनकर हॉल मास्टर लू उससे कहने लगते कि आखिरकार बाहर क्या होने में लगा हुआ है, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तभी वो कहने लगते कि तुम्हारे पास 1 सेकंड बची हुई है और ऑर्डर देने लगती, लेकिन हॉल मास्टर लू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और वो कहने लगते कि जो एग्जिट है वो टेम्पल के बाहर एक छोटा सा कमरा है, वहां से निकलने में लगा हुआ है, जहां पर मानश्यान का जो बाहर का जो गेट है वो वहां से निकलेंगे। और जैसे ही वो लोग वहां पर उन पर अटैक करने वाली होती है वो डॉल, तो एल्डरसन वहां से गायब हो जाती है और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी, और चली जाती है। और तभी एल्डर लू किस तरह से चैन की सांस लेती है और कहने लगती है बढ़िया हुआ कि मेरी जो एक्टिंग है वो बर्बाद नहीं हुई, बेकार नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि यालुए के साथ, आई मीन प्रिंसेस के साथ वहां से भागने में लगा हुआ है। तो मैं उससे पूछने लगते कि आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्यों पड़ी हुई है वहां पर जाने के लिए सीनियर? तभी पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं, आई मीन डॉल्स आ जाती हैं जो भी पपेट वगैरह है उन पर अटैक करने के लिए, और कहने लगते हैं कि डैम इट, लगता है इन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा तेजी से पकड़ लिया, अब क्या करें? और तभी भी वो डॉल्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहीं भी नहीं जाने देती। यालू इसको देखकर काफी शौक हो, आई मीन लानी इसको देखकर काफी शौक हो जाती है और काफी घबरा जाती है। सिस्टम उसे बताने लगता है कि ये सभी के सभी हाई लेवल मैकेनिकल पपेट्स हैं, जो कि इस इनका जो सबसे ज्यादा कमजोर होगी उनमें से उनका लेवल गोल्डन कोड इनिशियल स्टेज पर है। तो एमसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उन दोनों को स्प्लिट करने के लिए बोल देती है, लेकिन उन्हें पपेट्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है तो वो दोनों डायरेक्शन में आधी आधी पपेट को भेज देते हैं और वह लोग दोनों का पीछा करने लगते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तभी अचानक से हमारा एमसी अपने हाथ को तोड़कर उन पपेट्स की तरफ थ्रो कर देता है, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वो अपने बॉडी पार्ट को कभी भी किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता है, इसका इस्तेमाल करते हुए
वहां पर हमारा एमसी एक जोरदार धमाका करता है, जिससे इन पपेट के कपड़े तो जल जाते हैं, लेकिन उन पपेट को कुछ भी नहीं होता। हमारा एमसी इसको देखकर गुस्सा आते है और कहने लगता है कि डैम इट, लगता है कि मेरा जो सिंगल अटैक है वो इन्हें स्टॉप नहीं करने वाला। और वो पपेट उस पर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और उससे कहने लगती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा सीनियर, अब आप नहीं बच पाओगे। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि हमारे एमसी को और लानी यूए आई मीन जान लियो को उसको पकड़ लिया जा चुका है उन पपेट्स के द्वारा। पपेट उनके पास आती है और कहने लगती है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो फाउंडेशन स्टेबलाइजेशन मिडिल स्टेज पर अभी तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा उनमें से, यहाँ तक कि तुमने मेरी 2 गोल्डन कोड इनिशियल स्टेज पपेट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, कैसे पता नहीं, लेकिन अब तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाओगी। और तभी वो हमारे एमसी के पेट में एक छेद कर देती है पपेट, जिससे कि इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। तभी 2 लोग एंट्री मारते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अच्छा है, इसकी जो स्पिरिट थी वो ऑलरेडी ब्रोक हो चुकी है और ये पूरी तरीके से क्रिपल्ड है, अब हमसे अटैक नहीं कर पाएगी ये। और बुढ़ाऊ यहाँ पर काफी खुश होता है और कहने लगता है कि ब्रैड, तुम और जो तुम्हारा ब्रदर है उन लोगों ने मुझे पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया था पहले। तो एमसी उससे कहने लगता है कि सुन सीतांग लिन जीयुन, आखिरकार तुम दोनों के दोनों जो क्विंगियन सेट के हो ये तो वांटेड है, और वांगजेंग सेट गेट के द्वारा भी तुम्हें वांटेड पोस्टर लगाया गया है तुम्हारा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुन सीतिंग इसके साथ कोलैब करने के लिए। लेकिन एल्डरसन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो हमारे एमसी के सर पर अपना पैर रखती है और उसके पैर से उसके सर को कुचलते उससे कहने लगते कि तेरी हिम्मत कैसी मेरे नाम से डायरेक्टली मुझे बुलाने की, तुम्हें पता भी है तुम अभी भी, तुम्हें लगता है कि तुम कोई सीनियर वगैरह हो मेरे सामने। तभी वो हंसता है और उससे कहने लगता है कि जब तक मैं तुम्हारा जो ट्रेजर है जो कि हेवली आई मीन थंडर रेवोल्यूशन को ट्रिगर कर सकता है मैं तुमसे ले लूंगा, तो मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि जो किंगडम सेक्ट है और वांगजियान गेट है उसे उसका अंजाम भुगतना पड़े। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो एल्डरसन उससे कहने लगती क्या तुम इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों हो चुके हो कि आखिरकार जो एल्डर लिन की उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज जो मौजूद है, उन्हें क्या इतना पता नहीं चलेगा कि उनके पास थंडर रेवोल्यूशन कल्टीवेशन का असेंशन करने का कोई तरीका है, और जो तुम्हारे पास ट्रेजर है उसकी बिजली के धमाके से आई मीन थंडर रेवोल्यूशन और कोई ब्रेक थ्रू रेवोल्यूशन का डिफरेंस पता नहीं लगा पाएंगे, तुमने बेवकूफ समझ रखा है उसे क्या। तभी वो पपेट उन दोनों की जो स्पिरिचुअल रिंग होती है वो उन्हें दे देती है, स्टोरेज रिंग कहते हैं उन्हें, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन उन दोनों की स्टोरेज रिंग सर्च करने के बाद भी उसे वो ट्रेजर नहीं मिलता, तो वो काफी गुस्सा आती है और कहने लगते हैं कि डैम इट, जब यहाँ पर नहीं है, ये सारा का सारा कचरा भरा है इसके अंदर, हे ब्रेड जल्दी बताओ आखिरकार तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। तो हमारा एमसी यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए एल्डरसन से कहने लगता है कि तुम इस बोल्ड ओल्ड बास्टर को यहीं पर मार दो और तुम्हें जो सुप्रीम ट्रेजर चाहिए वो तुम्हारा खुद का हो जाएगा अकेले का। ये बात सुनने के बाद एल्डरसन उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है हम दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा करने के लिए, क्योंकि जो एल्डर लिन है और मेरे बीच में कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट है और मुझे किसी और में। तो एल्डर उससे कहने लगता है कि इस ब्रैड को तो देखो यहाँ पर अभी भी अपनी कनेक्टनेस दिखाने में लगा हुआ है इसके ब्रदर की तरह, बिल्कुल मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके एक्सप्रेशन किस तरीके का होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं इसे रिकॉर्डिंग कर भेजूंगा तुम्हारे इस टॉर्चर डेथ की। तो एल्डरसन उससे कहने लगता है कि एल्डर लिन यहाँ पर आपको सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने की जरूरत है इसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए। तो हमारा एमसी घबराने की एक्टिंग करता है, उससे कहने लगता है कि नहीं तुम सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन वो बड़ू मानता नहीं है और वो तुरंत अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी कॉन्शियसनेस को हमारे एमसी के शरीर में आई मीन दिमाग में भेज देता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार डर क्या होता है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी लेट हो चुका है। और काफी गुस्से में अंदर गुस्सा है बड़ू और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे सोल का टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन पता चलता है कि हमारा एमसी की जो सोल है वो काफी पावरफुल होती है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स में देख रखा होगा, और वो अपनी सोल लेकर आता है अपनी सोल से और उसके सोल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद उस बड़ों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि उसके सोल के टुकड़े टुकड़े कर दिए एक छोटी सी सोल ने, जिससे कारण उस बड़ों के मुंह से तुरंत खून निकल पड़ता है और क्या सभी लोग उसके देखकर खमकी हो जाते हैं, खासकर जो एल्डरसन। बड़ों के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है तो एमसी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी जो सोल सर्चिंग टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद इतना खून क्यों निकलता है, तुमने अपने आप पर सोल सर्चिंग टेक्निक को इस्तेमाल की। बड़ों काफी शौक में होता है और कहने लगता है कि इसके पास भी वही वेरिएंट सोल है जैसे कि इसके ब्रदर के पास हुआ करती थी, तो सोल सर्चिंग टेक्निक इसके खिलाफ बिल्कुल पूरी तरीके से यूजलेस है। मुझे कभी भी इस बारे में अंदाजा नहीं था कि इसकी जो सोल है वो इस तरीके से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके दूसरे की सोल को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तभी हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी एक कंडीशन के साथ एग्री हो जाओ और मैं तुम्हें उस ट्रेजर के बारे में कुछ भी बता दूंगी कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है, वरना मैं इमीडिएटली अपनी सोल को डिटोनेट कर दूंगा। ये बात सुनकर एल्डर से कहने लगते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जो स्पिरिट सी है वो ऑलरेडी टूट चुका है। तो ये बढ़ऊ अभी भी उस बात से मानता नहीं और कहने लगता है कि ठीक है, इसके पास एक वेरिएंट सोल है जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकी है बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के, तो तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे आई मीन हॉल मास्टर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डाव हार्ट पर कसम खाकर कहेंगी, ये जो भी कहेंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और मनी मन में बात करते हो टेलीपैथी से और कहने लगते हैं कि मुझे इसे एग्री होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आखिरकार ये वुमन ऑलरेडी मरने वाली है तो सच्चाई जानकर भी क्या ही उखाड़ लेंगी। और तभी वो कसम खाने लगती है कि मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। और जब ऐसा हो जाता है तो हमारे एमसी तुरंत इससे एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे अपना क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तब पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा बस्ट साइज क्या होने वाला है, तो मुझे इसके बारे में बताओ। जिसको देखकर इसे काफी गुस्सा आती है एल्डरसन को, और उससे कहना लगती है कि ये मीनिंगलेस क्वेश्चंस के जवाब देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपना क्वेश्चंस बदलता हूँ कि तुम्हारे पीछे क्या यहाँ पर इस पूरे के पूरे हार्मोनी सेक्ट में और भी तुम्हारे साथी हैं क्या, इस ओल्ड बास्टर्ड लिन जी उनको छोड़ के। तभी वो कहने लगती है कि नहीं, मेरा कोई भी साथी नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है, कोई तुम इस ओल्ड बास्टर्ड लिन जी के बारे में जानता है तुम्हारे अलावा, कि तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। और उस बुड्ढे को इस तरीके से गालियां दे देकर बुला रहा होता है तो इसे काफी गुस्सा आती है। तभी पूछता है कि तुम इस ट्रेजर से क्या करना चाहोगे, तो वो कहने लगती है कि जो हार्मोनी सेक्ट है वो मेरे प्राइवेट डोमेन बन जाएगा इससे, ताकि मैं इसे ऐड कर सकूं और जैसे चाहो वैसे इसका इस्तेमाल कर सकूं। तो हमसे पूछने लगता है, क्या तुमने अभी तक सेट के बेनिफिट के बारे में सोचा है, तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा। तो हमसे कहने लगता है कि मैंने अपने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, अब तुम अपना काम कर सकती हो। उसके बाद लानी यूई को होश नहीं लगता है, जिसको देखकर पुत्र के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं सभी के सभी, और खुश होते हुए कहने लगती है कि मरने का नाटक करना वाकई बहुत ज्यादा थकान वाला काम है। और आधे घंटे पहले की कहानी जाती है जहाँ पर हमारे एमसी को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी इनर डीमन के द्वारा। यहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वापस से लू मियाओ की तरफ, मतलब लू मियाओ की बॉडी में वापस से डाल दोगे। तो हमारे एमसी को गुस्सा आती है और वो उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो उसे सब कुछ बताते और उससे कहने लगता है कि प्रीवियसली मुझे जहाँ पर लू मियाओ की लोकेशन के बारे में सेंस हुआ है, उसे एक रूम में बंद कर रखा गया है, और उसका जो पार्ट है इस सिगरेट पैसेज यहाँ पर तुम जाने में लगे हुए हो, वो उसी रूम के नीचे से जा रहे हो तुम। दूसरी तरफ जो हॉल मास्टर लू होती हैं वो वहीं पर बैठकर सोचने में लगी हुई होती है कि बाहर चीजें कैसी चल रही होंगी। तो सेक्ट मास्टर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ही चल रहा होगा। मुझे लगता है कि वे सभी के सभी लोगों ने हमें यहाँ पर बंद कर रख दिया है। जो रिफॉर्म फैक्शन है वो सब कुछ कंट्रोल करने में लगा होगा। तभी हॉल मास्टर लू को हमारे एमसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहने में लगा हुआ था, क्या आप मुझे सुन सकते हो। इस वक्त पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है हॉल मास्टर लू, और उससे पूछने लगता है कि जिंगलिंग, आखिरकार तुमने ये कैसे किया, क्योंकि जो फॉर्मेशन में हम बंद है उसमें किसी भी तरह का कोई भी साउंड ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो एमसी कहने लगता है क्योंकि आखिरकार मैं भी इस फॉर्मेशन के अंदर हूँ। ये बात सुनकर वो और कंफ्यूज जाती है, और तभी वो कहने लगता है, खैर ये सब सोलो, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है ऑल मास्टर लू। जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी कैसी सिचुएशन है तुम्हारी, क्या यहाँ पर कोई गार्ड्स मौजूद है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई दी जाती है और बताया जाता है कि इस फॉर्मेशन के बाहर कुछ गार्ड्स मौजूद है। जब वो पूछने लगता है हमारा एमसी, जो सेक्ट मास्टर है वो भी तुम्हारे पास है क्या, तो हॉल मास्टर लू उसे बताने लगते कि जी हाँ, उन लोगों ने सेक्ट मास्टर को भी यहाँ पर धोखे से, ग्रैंड एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर और शैडो गार्ड ने मिलकर हमें इस फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया था। तो एमसी पूछता है क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई दूसरा तरीका है, तो वो बताने लगती है कि यहाँ पर सब एरे हैं जो कि कनेक्टेड है इस पूरे के पूरे ग्रांड एरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिर्फ हमारे कल्टीवेशन के अंदर से सप्रेस नहीं करता है, बल्कि में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी है इस फॉर्मेशन का। और इसे ओपन करने के लिए तुम्हें दो गार्ड, शैडो गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी जो कि फ्लैक्स पकड़े हुए हैं। तो एमसी उससे पूछने लगता है क्या यहाँ पर जो आउटसाइड के लोग हैं वो इस सिचुएशन जो भी हो रहा है अंदर वो देख सकते हैं, तो हेल्टर लोग कहने लगते हैं कि जी हाँ देख सकते हैं। तो एमसी पूछने लगता है क्या वो कल्टीवेशन को सेंस कर सकते हैं अगर कोई इस एरे के अंदर हो या बाहर हो। ये बात सुनकर एल्डर लू से कहने लगते हैं कि मेजे तो कुछ भी बाहर का सेंस नहीं होने में लगा हुआ है, शायद इसलिए क्योंकि जो डिवाइन एरे है वो पूरे के पूरे सभी के सभी डिवाइन सेंसेस को ब्लॉक करने में लगा हुआ है, जिससे कि कोई भी अंदर ना देख पाए। तो सेक्ट मास्टर उसके अजीब बिहेवियर से नोटिस कर लेती है और कहने लगती है कि आखिरकार क्या होगा तुम्हारे साथ लूमिया में, आओ तुम बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा क्यों बना रही हो। और तभी हमारे एमसी का सारा प्लान बन जाता है और उससे कहने लगता है कि हॉल मास्टर लू, मुझे तुम्हारी और सेक्ट मास्टर की इस वक्त एक बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पर तुम ऐसे एक्टिंग करोगी जैसा कि मैं तुमसे कहने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो काफी शॉक होती है। उसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जैसा कि आप लोगों ने जान ही लिया होगा तो किस तरीके से इसका प्लान बना था। तो बड़हू उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं मरने की नाटक करता ही रहता, तुम्हें बिल्कुल भी होकर नहीं आना चाहिए। तभी वो डॉल्स वापस से उस पर अटैक करना जारी रहती और पता चलता है कि एक ही झटके में इस प्रिंसेस ने पूरी की पूरी डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दी। और जब ये बात इन दोनों को पता चलती है तो वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पावर्स हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि जो प्रिंसेस है वो यूनियन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि आसमान से एक बहुत ही बड़ा हाथ गिरने लगता है उनके तरफ। और जब ये लोग इसकी ये पावर देखते हैं तो काफी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। और तभी हमें एक जोड़ का धमाका दिखाया जाता है और उस धमाके की रेंज इतनी ज्यादा होती है कि हमारा एमसी बचने के लिए अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये है यूनियन पाम की पावर। अगर देखा जाए इंस्ट्रक्टर फैंग के मुकाबले में कंपेयर करें इसकी पावर को, तो ये तो डिफरेंस ऐसा है जैसे कि अब मैं क्या ही बताऊं किसी हैंडगन और मिसाइल के मुकाबले में। और जब थोड़ी देर बाद सब कुछ वहां पर शांत हो जाता है तो ये लोग किसी तरीके से बचने में कामयाब तो रहते हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और कहने लगते हैं कि मिड ग्रेड अर्थ रियल में मिस्टिक स्पिरिट शील्ड को भी ये इतने पावरफुल अटैक नहीं झेल पाए। इससे पता चलता है कि जो भी हम पर अटैक कर रहा है वो कम से कम नेसेंट सोल लेट स्टेज पर तो मौजूद होगा ही होगा। इसको देखकर इस
एल्डर पर, इस प्रिंसेस पर डाउट होता है इस एल्डर को, तो पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तभी पता चलता है कि ये प्रिंसेस ना होते हुए यहाँ की सेक्ट मास्टर होती है, और कहने लगती है कि कितना ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात है हॉल मास्टर, सुन मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने ही सेक्ट मास्टर को नहीं पहचानोगे। और जब ये बात ऐसे पता चलती है तो वो और भी शॉक हो जाती है और कहने लगते हैं कि लुओ शेंग, अगर क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो क्लियरली उस फॉर्मेशन में बंद थी, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आई तो आई कैसे, मैं तो खुद देखने गई थी तुम्हें वहां पर। तभी हेडमास्टर उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चल सकता तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें नहीं पता चला, आखिरकार तुम एक क्लूलेस घोस्ट हो और कुछ भी नहीं। तभी कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है वापस से उसी मूवमेंट पर, जब हमारी हेडमास्टर हॉल मास्टर लू से पूछते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो, तो वो उससे बताने लगती है साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कि सेक्ट मास्टर जो जिंगलिंग है, उन्होंने उसने मुझे भी वॉइस ट्रांसमिशन भेजा और कहने में लगा हुआ है कि वो हमारी मदद कर सकता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें अब उनके कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से वहां पर पता नहीं कौन एक बंदा आया सोल बनकर, एक आत्मा आई किसी बंदे की इस फॉर्मेशन के अंदर, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसके बाद उसने एक अजीब तरीके की एक्टिंग करना चालू कर दी, जैसे कि वो हम पर अटैक करने वाला हो। ये देखकर शैडो गार्ड बिल्कुल भी रुक नहीं पाए और उसे बचाने के लिए अंदर आ गए। और यही वह हमारा एमसी का प्लान था कि जब वे लोग अंदर आ जाएंगे तब वो लोग उन शैडो गार्ड से फाइट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर वो चिल्लाता एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है, जो वीकनेस एंड सोल स्टेज के हैं मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा। जब ये सारी की सारी घटना शैडो गार्ड्स देखने में लगे होते हैं तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और वो तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे उन एल्डर्स को। और जब उन लोगों ने ग्रैंड एल्डर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि जो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि उनके पास भेजा गया है, उनका जो प्लान है वो इस तरीके से फेल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं कि हमारे एमसी के पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी ट्रांसमिशन को बदल सकता है। तभी अचानक से जब एल्डर लू उसको देखती है और कुछ भी वहां पर रिएक्शन नहीं होता तो वो पुत्री से कंफ्यूज होती है और अभी तो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या चाप चल रहा है, ये लोग जैसा सोचा था वैसा ही क्यों हो रहा है यहाँ पे। और तभी फॉर्मेशन को वहां लोग कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करते हैं तभी उन दोनों को होश आ जाता है। आई मीन वो दोनों के दोनों जग जाते हैं और वहीं शैडो गार्ड्स को वहीं पर बेहोश कर कर लुटा देते हैं, जिसको देखकर सेट मास्टर कंफ्यूज होती है और कहने लगती है क्या उन लोगों ने अभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को ट्रांसमिशन नहीं भेजा था, तो आखिरकार वो लोग फॉर्मेशन को ओपन क्यों करेंगे, ये बात अजीब तो है, मैं भी इस बात से एग्री हूँ। खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार जो यंग फ्रेंड जिंगलिंग है वो कहाँ पर मौजूद है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि सिगरेट पासिस बिल्कुल तुम्हारे पैरों के नीचे मौजूद है। और तभी वो दोनों भी अपनी सोल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस पैसेज के अंदर आ जाती है। तभी हॉल मास्टर लू देखती है कि यहाँ पर प्रिंसेस बेहोश पड़ी हुई होती है, तो पूछने लगती है कि लान यूए के साथ क्या हो गया। तो एमसी बताने लगता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने बस इसे बेहोश कर दिया और कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि तुम दोनों सीनियर्स के पास काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होंगे मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, तो एक्सप्लेन मैं सिचुएशन बाद में कर दूंगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो काम करते हैं। इसको देखकर सेक्ट मास्टर पूछने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कोई यहाँ पर सेक्ट में मुझे हम लोगों को मारना चाहता है, यानी कि तुम्हें मारना चाहता है सबसे पहले, और तुम उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हमारी मदद चाहिए। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन मैं वाकई में उन लोगों को अभी अलर्ट नहीं करना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सेक्ट मास्टर और जो हेल मास्टर लू है उनके पास कोई डुप्लीकेट टेक्निक मौजूद है क्या। अगर तुम यहाँ पर कोई फेक बॉडी छोड़ दोगे इस फॉर्मेशन में, अगर कोई यहाँ पर चेक करने के लिए आता है फॉर्मेशन में, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तभी हॉल मास्टर लू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तुम हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही सोचने में लगे हो। भले ही जो एक्सटर्नल अवतार्स हैं वो सिर्फ कल्टीवेट कर सकते हैं डायडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के, लेकिन फिर भी यार हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो डुप्लीकेट्स हैं वो काम नहीं आने वाले इतने ज्यादा। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि जो फेक बॉडी है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आई मीन उन्हें कल्टीवेशन देने की जरूरत है। तो ये जो स्प्रिट लॉकिंग फॉर्मेशन है वैसे भी उसे डिवाइन सेंस को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो कोई भी पता नहीं लगा पाएगा रैंडम बंदा कि हम दोनों यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और कोई भी नोटिस नहीं करेगा। ये बात से ये थोड़ी सोचती है और एग्री हो जाती है और कहने लगती है कि हमें दो रैंडम पीपल कहाँ पे मिलेंगे। तो सेक्ट मास्टर प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगती है कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है कि। तो हॉल मास्टर उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सेक्ट मास्टर एंड मैं दोनों डिस्कस कर चले जाते तुम्हारी और तुम्हारी फ्रेंड की जगह पर। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा आसान वाली काम होगी और हम लोग एक्सपोज हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्लान के हिसाब से हम प्रिंसेस और हॉल मास्टर लू को यहीं पर छोड़कर जाएंगे और सेक्ट मास्टर मैं और बाहर जाएंगे, जिससे कि हमारे जो डिस्कवर होने के चांसेस है वो कम से कम हो जाएंगे। और हॉल मास्टर लू जो भी यहाँ पर देखने के लिए आएगा इस फॉर्मेशन में किसी को भी अंदर ना आने दे, इस बात का ख्याल रखेंगे। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगते हैं कि अगर वाकई में ऐसी बात है तो जो बंदा तुम्हारा पीछा करने में लगा हुआ है वो अगर एल्डर डा या फिर एल्डर शान हुए तो दोनों के दोनों लेट नेसेंट सोल स्टेज पर है। मुझे इस बात का डर है कि मैं अकेली उन दोनों को नहीं झेल पाऊंगी। तो हमारा एमसी उसे शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो पर्सन और जो मैं फॉलो करने में लगा हुआ है वो एक साथ मिलकर
मिलकर काम नहीं करेंगे। और बात करें एल्डर शान के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, वह इस वक्त करंटली देखा जाए तो सेट में मौजूद ही नहीं है और थाउजेंड ऑफ माइल्स यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है अल्मा चल्लू और उससे पूछने लगते हैं कि इस वक्त ये इतनी दूर क्या करने में लगी हुई है, क्योंकि हमारे एमसू ने अभी अभी तो वॉइस ट्रांसलेशन तो एडिटर को यूज किया था ना वहाँ पे, तो हमारा एमपी डायरेक्टली उससे मना कर देता है और उससे कहने लगता है खैर मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब जब इनका प्लान बन चुका होता है तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगते हैं खैर बहुत हो गया टाइम बर्बाद, अब चलो चलते हैं हम अपने अपने रास्ते पर। चलो अब देखते हैं कि जो यंग फ्रेंड हमारी जिंगलिंग है वो हमें क्या दिखाने वाली है। और तभी हमें फिर प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इस बड़ों को पूरी तरीके से पीट दिया जा चुका होता है और हॉल मास्टर्स उनकी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हालत हो चुकी होती है, पीटा जा चुका है सेक्ट मास्टर के द्वारा। तभी एमसी उधर आता है और उससे पूछने लगता है कि सेक्ट मास्टर क्या यहाँ पर मैटर सॉल्व हो गया, तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि जी हाँ, जो ओल्ड मैन है वो काफी तो डिफिकल्ट था डील करने के लिए, निपटने के लिए, और इसने कई सारे अजीब तरीके के मैजिकल ट्रेजर का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने लगभग इसे छोड़ ही दिया, बचने दिया था। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा कमोशन कर दिया, बहुत ज्यादा धमाके के कारण बहुत ज्यादा शोर मचा दिया, तो एल्डर्स दां हैं और जो जितने भी हैं वो जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे, और इसी कारण से वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो फटाफट से तेज रफ्तार से आने लगते हैं, जिसको देखकर एमसी मनी मन में कहने लगता है उसका जवाब देते हुए कि चलो ठीक है, जैसा हमने प्लान किया था हम वैसा ही करने वाले हैं। और सिस्टम को ऑर्डर देता है कि सिस्टम सारा के सारा जो ऑरा है यिन शार पीएल का वो रिलीज कर दो, और जितना ज्यादा हो सके उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, जिससे कि जो लेट नेसेंट सोल स्टेज के जो लोग हैं वो उन लोगों को अफेक्ट करे। और तभी हमारे एमसी की बॉडी से एक बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसको देखने के बाद सेक्ट मास्टर की आंखें फटे की फटी रह जाती। और यहाँ पर जो ग्रांड एल्डर होती है वो अपने साथियों के साथ जब आती है तो वो भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं, और उससे क्या लगता है कितनी ज्यादा टेरिफाइंग वाली बात है, आखिरकार कितने ज्यादा हाई लेवल कल्टिवेटर्स को इस बंदी ने स्लगटर किया होगा, मारा होगा इतनी ज्यादा ब्लेफुल और खतरनाक ऑपरेसिव एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर सेक्ट मास्टर चिल्लाते उससे कहने लगते कि सू क्यों यू, तुम बिल्कुल सही समय पर आ चुकी हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में एक पीयरलेस एक्सपर्ट है जो कि छुप कर रखी हुई थी, मैं अब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा एमसी भी एक्टिंग मोड में होता है और इससे कहने लगता है कि एक सेक्ट मास्टर की इतनी हिम्मत कैसी मुझ पर अटैक करने की, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो जॉयफुल हार्मोनी यूनियन सेक्ट है उसने डिक्लेयर कर दिया है मुझसे वॉर, अब मुझसे फाइट करनी होगी। फाइनली मेरे पास एक रीजन है तुम सभी को मारने के लिए और ब्लड सेक्रीफाइस कंप्लीट करने के लिए। ये बात सुनकर एल्डर ग्रैंड एल्डर काफी शॉक हो जाते हैं, उससे कहने लगते कि क्या तुमने उस पर पहले अटैक किया था। सेक्ट मास्टर उससे कहने लगते कि इसने पहले मुझे गुस्सा दिलाया, और ग्रैंड एल्डर की फट जाती है और कहने लगते कि डैम इट, लगता है कि मैंने जल्दी मिस कैलकुलेट कर दिया होगा, ये एक्चुअली में इसने लुओ शेंगे को रिलीज कर दिया है जो कि उस फॉर्मेशन में ट्रैप दी, जो कि ब्रेक थ्रू पॉइंट पर पहुंचने वाली है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए। अब मुझे लगता है कि तुम अपना खुद ही संभालो अपने मुसीबत को जो तुमने अपने मोल लिए, और मैं प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने जा रही, और वो अपने सामने साथियों को लेकर सेक्ट मास्टर को छोड़कर वहीं से भग जाती है। तो शेडो गार्ड भी काफी कंफ्यूज होते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या हम वाकई में सेक्ट मास्टर की मदद करने नहीं वाले क्या इस बार। तो एल्डर ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगते हैं कि अगर हम लोगों ने वापस उस पर अटैक किया तो ये हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं होगा और हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अगर हम लोग सेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर अभी भी अगर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस फिर भी होंगे। तभी एमसी उससे नीचे आता है और सेक्ट मास्टर से कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वे सभी के सभी लोग मेरे जाल में फंस गए होंगे, मैं तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था लेकिन फिर भी क्या ही करें। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उसने बिल्कुल सही कहा था कि वो सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाली है। क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं उनको यहाँ पर रोकूंगा अभी यहाँ जाके? लेकिन उससे पहले यंग फ्रेंड्स जिंगलिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं सेक्ट मास्टर, मेरे कुछ अल्टीरियर मोटिव्स होंगे और तुम्हारे इतने पास जो इतने सीक्रेट्स हैं उसको देखने के बाद? तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि वेल खैर मैंने इस पॉसिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी सोच रखा है और मैंने प्रिपरेशन भी कर रखी है। ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर घबरा जाते हैं और उससे कहने लगती है कौन सी प्रिपरेशन? तो हमारा एमसी कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर तुम ट्राई कर देख लो। तभी सेक्ट मास्टर घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुम मजाक कर रहे होगे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है इस बात को। आखिरकार जो बंदा मुझ पर इतना ज्यादा काइंडनेस दिखा रहा है मैं उस पर हेट्रेड कैसे दे सकती हूँ बदले में। खैर वो सब छोड़ो यंग फ्रेंड्स जिंगलिंग, तुम तो वाकई में एक पीयरलेस एक्सपर्ट हो वर्ल्ड, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की, जो कि इधर उधर घूमने में लगी हुई है। तो हमसे क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर तुमको ज्यादा ही फ्लटर करने में लगी हुई है मुझे। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे ये पूछना है कि आखिरकार जो सेट की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है क्या तुम मुझे उसके बारे में और बताओगे? ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगते हैं सेक्ट मास्टर उससे आखिरकार से फॉर्मेशन के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? वो तो बस एक ऐसी फॉर्मेशन है जो सेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये काफी ज्यादा जितने भी सेक्ट हैं उन सेट की जैसे ही सेम टू सेम होती है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो पता होगा इसके बारे में ना। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि एक बार उसे एक्टिवेट कर दो तो क्या जो अंदर के लोग हैं वो बाहर आ सकते हैं, यहाँ तक कि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं जा सकते? तो वो उसे बताने लगते हैं सेक्ट मास्टर तुमने बिल्कुल सही सोचा, अगर तुम इसके बारे में पूछ रहे हो फंक्शंस के बारे में तो मैं अभी बताती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि एक्टिवेट करने के बाद अंदर के लोग बाहर नहीं बाहर जा सकते हैं पर बाहर के अंदर नहीं आ सकते। दूसरा तरीका ये है कि दोनों ही तरफ से बंद कर दी जाता है, ना बाहर जा सकते हैं अंदर के, ना अंदर के बाहर आ सकते हैं। और तीसरे लेवल की बात करें तो उस लेवल के अनुसार बाहर के लोग अंदर आई मीन बाहर के अंदर तो आ सकते हैं लेकिन अंदर के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि ट्रैपिंग फॉर्मेशन कहा जाता है उसे। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछता है
है कि इसे स्विच करने के लिए क्या कंडीशंस लगती हैं। तो सेक्ट मास्टर उसे बताते रहे, उससे कहने लगते हैं कि इस टर्न फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगेगी तुम्हें। इस फॉर्मेशन की जितनी फ्लैंग है और इनकारनेशन है, तुम्हें एक साथ इनके मोड्स को स्विच करना होगा। लेकिन एक बार एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग करने के लिए जो मोड्स हैं उसे कम से कम 15 मिनट तो लगेगा, इतना समय तो लगना ही चाहिए। ये बात सुनकर हमारा एमपी थोड़ा सोचता है और प्लानिंग व्लानिंग बनाता है और उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। तो सेक्ट मास्टर कहने लगती है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या यंग फ्रेंड जिंगलिंग। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे जहाँ तक याद है जो सुन सीटिंग है जो हॉल मास्टर की जो फॉर्मेशन हॉल से बिलोंग करती है, मैंने बिल्कुल सही कहा। जब उनका प्लान वहां पर बन जाता है तो स्टोरी वापस से उस साइट पर पहुंच जाती है जहां पर ग्रैंड एल्डर सभी के प्रिंसिपल से अनाउंस कर देती है और कह रही होती है कि ये अर्जेंट मैटर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, सभी के सभी लोग प्लाजा में जाकर खट्टे हो जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम इस मूवमेंट पर क्या कर रहे हो, तुम्हें वहीं पर आना होगा और जो नहीं आएगा उसे सेवरली पनिश किया जाएगा। ये देखकर सभी के सभी प्रिंसिपल कंफ्यूज होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, हमें इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों बुलाया जा रहा है अनाउंसमेंट कर। सभी लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। तो शैडो गार्ड उससे कहने लगते हैं ग्रैंड एल्डर से कि मैंने सभी को ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया, जो कोर मेंबर्स हैं रेनफोर्समेंट फैक्शन के वो हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो वो पूछती है उससे कि ग्रेट एल्डर क्या ये बात जो भी आप कर रहे हो क्या वो सही है। तो ग्रेट एल्डर उससे कहने लगती है, आई मीन ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस एक्ट की फॉर्मेशन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो उसे रोक सकती है या फिर नहीं रोक सकती, लेकिन हमारे पास गेमर लेने के अलावा कोई भी तरीका नहीं उन कैरेक्टरिस्टिक उसके कल्टीवेशन टेक्निक को देखकर। तो मुझे यही लगता है जब तक हमारे जो कोर मेंबर्स है वो सर्वाइव कर जाएंगे यहाँ पर हमारे कम करने के फिर भी चांसेस रहेंगे। लुओ शेंग जो तुमने किया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी और यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके हम इतनी ज्यादा देर तक उसे रोकने की कोशिश करेंगे। और तभी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जुड़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जो एल्डर लू है वो वहां पर आ जाती हैं उस किसी बंदे को लेकर, जिसको देखकर सभी कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि जो हॉल मास्टर लू नहीं है क्या, मैंने सुना है कि इसे हाउस अरेस्ट में रख दिया गया था, तो आखिरकार वो किसको अपने हाथों में पकड़ी हुई है। और पूरी तरीके से कंफ्यूज वहां पर होती है और कहने लगती है कि शेंगी आखिरकार तुम क्यों नहीं चाहती हो, मैं सीधे सीधे जाकर एक्सपोज क्यों नहीं कर देती हूँ की कॉन्स्पिरेसी को और पूरी की पूरी सेट को उसके असली कलर के बारे में बता दूं, आई मीन इसके असली मकसद के बारे में। लेकिन सेट मास्टर मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं भी यही प्लान करने में लगी हुई थी, लेकिन जो यंग फ्रेंड जिंगलिंग है उनके पास एक दूसरा प्लान है। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज जाती है। यहाँ पर सेट मास्टर उससे कहने लगती है कि वो हमारे पूरे के पूरे सेट को वापस से ब्रेक डाउन कर रिबिल्ड करना चाहता है, जो इस यूनियन सेट को। ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ शेडो गार्ड से पूछने में लगी थी ग्रेट एल्डर सारे के सारे जो एल्डर्स है डिसिपल्स है वो असेंबल्ड हो चुके हैं। तो ग्रेट एल्डर उससे कहने लगती है ये ठीक है, तुमने इन्फॉर्म कर दिया ना सभी को, फॉर्मेशन वाला हॉल वालों को एक्टिवेट कर दो फॉर्मेशन को। तभी वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं उस फॉर्मेशन, जिससे कि पूरा का पूरा सेट एक डिफेंसिव एरिया में घिर जाता है और एक शील्ड बन जाती है, जिसको देखने के बाद सभी के सभी डिसिपल शॉक रहते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था और कह रहे होते कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, ये प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सेट की क्यों एक्टिवेट कर दी जा चुकी है, आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए और एक्टिवेट कर रहे हैं इस तरीके से फॉर्मेशन को। तभी वहां उन सभी को कोई उड़ते हुए दिखाया जाता है कि एक भयानक ऑरा के साथ, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कौन है भाई यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हो गई इतना ज्यादा मिलिशियस द्वारा रिलीज करने की। और पता चलता है कि वो हमारा एमसी है जो कि उस फॉर्मेशन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सभी जब लोग ध्यान से देख रहे हैं तो पता चलता है और शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये पर्स आखिर क्या ये बेबंदी नहीं है जिसने ग्रेट एल्डर की पूरी तरीके से बेइज्जती की थी, उसके बाद रिकॉर्ड कर उस रिकॉर्डिंग इंस्टेंट को पूरे लोगों को दिखा दिया। फिर उसके बाद एक बंदा देख लेता है और कहने लगता है कि जरा उसके हाथों में से देखो वो किसको होल्ड किए हुए है, क्या ये हमारी सेक्ट मास्टर नहीं है। ये सेक्ट मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई जा रही है, इसको देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, सेक्ट मास्टर के साथ ये सब क्या हो गया है। जो ग्रेट एल्डर है वो उसकी तरफ उड़ती हुई जाने में लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि सू क्यों आखिरकार तुम्हारे इसके सबका करने का क्या मतलब है कि तुम एक्टिवेट करने में लगी हुई सेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को और इतने ज्यादा लोगों को तुमने बाहर पे छोड़ दिया है क्यों। तो ग्रांड एल्डर उससे कहने लगते हैं कि सीनियर हमारा जो सेक्ट है वो यूनियन सेक्ट है, दो मेजर फैक्शंस में बटा हुआ है जैसे कि आग और पानी। जो सेक्ट मास्टर है वो स्टेबिलिटी फैक्शन से बिलोंग करती है, यहाँ तक कि हमारे जो सेक्शन है आई मीन जो फैक्शन है वो रिफॉर्मिस्ट फैक्शन से बिलोंग करता है। अब जबकि जो सेक्ट मास्टर ने किसी को ऑफेंड कर दिया जिसको इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था और हमारे सेट पर खतरा आ चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जहाँ पर सभी को ब्लड सेक्रीफाइस में यूज करना चाहती हो तो इतना ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप रूल्स को नहीं तोड़ोगे अपने कल्टीवेशन टेक्निक के कारण, जिसने आपके साथ किया है सिर्फ आप उससे बदला लो ना। ये जानकर सभी लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्लड सेक्रीफाइस आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और क्या बात करने में लगी हुई ग्रेट एल्डर। तभी हॉल मास्टर लू सभी को बता देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मेरी बात ध्यान सुनो सभी के सभी लोग, ये जो पर्सन है वो नेशन सोल स्टेज पर एक डेवल कल्टीवेटर है जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिब्यूशन से गुजरने वाला है और जो रीजन है कि वो यहाँ पर आई है सेक्ट में वो ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए आई है हमारे पूरे के पूरे सेट को, ताकि वो अपने कल्टीवेशन को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो सू यूनियन है वो हम सभी को सेक्रीफाइस करवा देना चाहती है ताकि वो अपने आप को बचा सके। जब ये बात सभी को पता चलती है तो सभी रो रो के सर पटक पटक के रोना चालू कर देते हैं और उससे कहने लगता है कि मैंने अभी अभी तो सेट को ज्वाइन किया है तो आखिरकार मुझे इतनी ज्यादा मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है भाई। तभी कुछ लोग चिल्लाते हैं और उससे कहने लगता है ग्रेट एल्डर हम भी तो यहाँ
यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट फैक्शंस के लोग हैं ना, तुम्हें भी अंदर आने दो। तो हॉल मास्टर लू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें तो तब नेव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रेट एल्डर सू की आंखों में तुम सभी के सभी लोग जो लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से कमजोर हैं, उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है चूज करने के लिए यहाँ पे। और जो लोग इंसाइंट इस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद है, वो मेरी बात ध्यान सुनो। भले ही हम सभी के सभी लोग डिफरेंट फैक्शन से ब्लॉक करते हैं, लेकिन हम सभी के सभी लोग जॉयफुस यूनियन सेट के मेंबर्स हैं। तो हमें लगता है कि जब हमारा सेट खतरे में हो तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो ग्रांड एल्डर है वो सभी को सेक्रीफाइस करवाना चाहती है, वो भी अपने ही साथियों को, अपने आप को बचाने के लिए। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि अंदर चुपकर जो फॉर्मेशन के अंदर तुम बैठे रहोगे और डेविल अपनी ब्लड सेक्रीफाइस को कंप्लीटली करने के बाद, अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, या फिर तुम उनके साथ जाकर फाइट करना चाहती हो और सभी लोगों को बचाना चाहती हो हमारे साथ मिलकर? अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम चुनो कि तुम्हें क्या करना है। इसको सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर सभी से कहने लगते कि लियो में आओ, तुम इस तरीके से रूमर्स फैलाना बंद कर दो। एक बार जो ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सेकुलेशन में रिफाइन करने के लिए जाना पड़ेगा कि जो भी कल्टीवेट में ब्रेक थ्रू करता है उसे। इस बात के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और जो हमारे कोर मेंबर्स है रिफॉर्मिस्ट सेक्शन के, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो एल्डर शान है वो ऑलरेडी हॉली टेम्पल में जा चुकी मदद मांगने के लिए। एक बार जो हॉली टेम्पल्स के लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, इस मैटर के बारे में, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर अपने लोगों को मदद करने के लिए भेजेंगे हमारी। तो सेक्ट मास्टर एमसी से कहने लगते कि यंग फ्रेंड जिंगलिंग, अगर जो ये कह रही है वो अगर ये बात सच है तो हम इस मैटर को ज्यादा देर तक डिले नहीं कर सकते हैं। अगर हॉली टेम्पल के एनवी लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो ये हमारे लिए काफी तो मुसीबत वाली बात हो जाएगी और हमारे हाथों से चीज निकल जाएगी। तभी ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि ऐसा लगेगा सीनियर की जो सेक्ट की प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो नेशन सोल स्टेज कल्टीवेटर की पावर को झेल सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो सीनियर है, हाफ स्टेप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियल में कल्टीवेटर है आप, और ये आपके लिए भी आसान नहीं होने वाला कि इस फॉर्मेशन को आप तोड़ने में कामयाब रहोगी, वो भी इतनी जल्दी कि इससे पहले कि जो टेम्पल एनवी है वो यहाँ पर ना आ पाए। तो ये आपके लिए भी ट्रेवलसम और परेशानी वाली बात हो सकती है। मैंने सही कहा? इस बात को सुनकर हमारा एमसी मन में कहने लगता है कि तुम ओल्ड फॉक्स कहीं की, अगर वाकई में एक मैं डेविल होती तो मैं डेफिनेटली अवॉइड करती उस हॉली टेम्पल से फाइट करने के लिए, और अपना ब्लड सेक्रीफाइस कंप्लीट करने के बाद जितने भी बाहर लोग हैं उनका इस्तेमाल कर इमीडिएटली यहाँ से छोड़कर चली जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इस मैटर से डील करने के लिए, लेकिन जो चीज़ मैंने क्रिएट की है, अपना पर्सोना या फिर अपना जो रोल मैंने इन सभी की आंखों में बनाया है, दिमाग में बनाया है, उसे तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। और तभी वे एक दूसरे को घूरते। तभी एक एल्डर बाहर निकलते और उससे कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग, हमारे जो आर्टिफैक्ट हॉल के मेंबर्स हैं, वो यहाँ पर अपने दुश्मन से मिलने के लिए आ चुके हैं, यानी कि फाइट करने के लिए। ये बात देखकर ग्रैंड एल्डर शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि चियनियन, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लेकिन जो एल्डर उससे फाइट करना चाहते हैं वो फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं और कहने लगती है कि सेक्ट मास्टर जो चैन है वो रैली में वाकई में प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से बाहर आ चुकी है। और वो कहने लगते हैं सभी लोग ऐसे कि मैं यहाँ के सेक्ट मास्टर हूँ आर्टिफैक्ट हॉल की, अगर सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे सेक्ट में तो आखिरकार मैं किस तरीके की आर्टिफैक्ट रिफाइनर बन जाऊंगी और किसके लिए आर्टिफैक्ट रिफाइन करूंगी? खैर ये सब छोड़ो। तभी ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगती है खैर तुम्हारे जो हॉल है उसमें बाकी के लोग तो तुम्हारे जैसे नहीं सोचते, क्योंकि बाकी के जो लोग होते हैं वो उससे बाहर नहीं आते। इस बात से इसको काफी गुस्सा आती है और उससे कहने लगती है कि तुम सभी के सभी लोग बस डरपोक हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी एक और एल्डर बाहर आती है और उससे कहने लगती है खैर इसके बारे में भूल जाओ सेक्ट मास्टर चैन, सभी के सभी लोग उनकी खुद की एस्पिरेशन है और खुद की सोच है, आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी करने के लिए। लेकिन अगर हम वाकई में बात बाहर जाने वाले हैं फाइट करने के लिए तो आप मुझे भी काउंट करो इसमें। आखिरकार जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर मौजूद है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से काफी ज्यादा तो, और मैं इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को अपनी आंखों के सामने तो नहीं मरने दे सकती। और पता चलता है कि ये तो इनर साइड के इंस्ट्रक्टर फेंग बू हुई है, जो कि गोल्डन कोर परफेक्शन स्टेज पर कल्टीवेटर है। और जब ये वे सभी लोग देखते हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर फेंग काफी ज्यादा कूल है, मानना तो पड़ेगा। और इसी तरीके से और भी ज्यादा एल्डर्स बाहर निकलने पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि ओल्ड वुमन फेंग, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सारी की सारी स्पॉटलाइट अपने लिए ले सकती हो? और ये भी इनर सेट की इंस्ट्रक्टर वांग यंग होती है गोल्डन कोर लेट स्टेज पर, और ओल्ड लेडी भी बाहर पड़ती है, ये भी एल्डर क्वाइन जेन होती है, फिफ्थ एल्डर होती है एल्डर काउंसिल नेशन सोल मिड स्टेज पर। और इसी तरीके से कई सारे एल्डर और कई सारे स्टूडेंट बाहर निकल पड़ते हैं फाइट करने के लिए। और इसको देखने के बाद ग्रैंड एल्डर भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है जब वो देखती है कि यहाँ पर जो शैडो गार्ड जीरो है वो भी वहां पर उससे फाइट करने के लिए जाने में लगी हुई है। तो वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? तो शैडो गार्ड उससे कहने लगते हैं कि सॉरी ग्रैंड एल्डर, मुझे लगता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसी कुत्ते की तरह बिताऊंगी, तो मुझे पसंद नहीं है ये। कम से कम यहाँ पर इज्जत से तो मौत होगी मेरी। ये बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आती है ग्रैंड एल्डर को और कहने लगते कि अच्छा है बहुत अच्छा है, तुमने काफी अच्छा किया। जो भी यहाँ पर मरने के लिए जाना चाहता है वो आगे जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मौत से डर लगता है? मैं भी ये सब अपने सेट के सर्वाइवल के लिए ही तो कर रही। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो बाहर आकर दिखाओ ना, तुम सभी के सभी लोग फिर भी इस सेट को सस्टेन कर तो रख ही सकते हो। लेकिन ग्रैंड एल्डर मानती नहीं और उससे कहने लगती है कि सीनियर, आपको इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए, वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। आखिरकार आप खुद चॉइस बनाइए कि आपको क्या करना है। यहाँ पर वो एल्डर चिल्लाती है और कहने लगती है इंस्ट्रक्टर चलो आओ और फाइट करते हैं, फॉलो करो मुझे। जो हॉल मास्टर लू है इसको देखकर काफी घबरा जाती है और चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, डैम इट। जो चियान
नया नहीं आना है, जो बेवकूफ़ कहीं की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है इसे फाइट करने की? और चिल्लाते हुए क्या लगते हैं चेनियन। खैर यार, आखिरकार एल्डर लू अब वहाँ पर इंतजार क्या कर रही हो? जल्दी आओ मुझसे फाइट करने के लिए। तो एल्डर लू चिल्लाते उससे कहने लगती है कि सबसे पहले हमें प्लान बनाना होगा इसे फाइट करने के लिए। हम इस तरीके से नहीं जा सकते मरने के लिए और मारने के लिए दूसरों को। तभी उसके दिमाग की बातें जलती है और कहने लगती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। यहाँ पर हमारा एमसी चिल्लाकर पूछता है कि यहाँ पर अभी भी इस प्रोटेक्टेड फॉर्मेशन में ऐसा बंदा है जो कि बाहर आना चाहता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि क्या होगा, जो फॉर्मेशन के बाहर है वो मारे जाएंगे, जो अंदर है जो बाहर है उन्हें तो मैं जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन जो बाहर अंदर है उन्हें मेरा सेक्रीफाइस बनना पड़ेगा। तो आखिरकार तुम क्या चुनोगे, मुझे ये बताओ। ये बात सुनकर ग्रैंड एडर से कहने लगते कि तुम इस तरीके से अंदर के लोगों को बाहर बुलाना चाहती हो सेक्रीफाइस ज्यादा बढ़ाने के लिए सीनियर। आपको एफर्ट बेट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग अंदर बचे हुए हैं वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा स्मार्ट और फॉर्मेशन के अंदर ही रहेंगे। तभी एमसी काउंट करना चालू करता है और कहने लगता है कि जो अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मैं 10 तक काउंट करूंगा और कुछ नहीं। और वो काउंट करना जारी रखता है। तो पूरी तरीके से हॉल मार्शल लू कंफ्यूज से पूछने लगते कि आखिर के जो जिंगलिंग है वो क्या प्लान करने की कोशिश कर रही है। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता, इसने मुझसे डेफिनेटली कहा था कि डिटेल्स के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है मैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि टाइम अब तुम्हारा खत्म हो चुका। और तभी वहां पर उसकी जो फॉर्मेशन है वो अजीब तरीके से बदलना चालू हो जाती है और ग्रैंड से देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि इस फॉर्मेशन का कलर बदल चुका है ब्लू से, अब ये गुलाबी हो चुका है और इसकी एनर्जी पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है। इसको देखकर बाहर के जितने भी एल्डर्स, इंस्ट्रक्टर और लोग होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सिंग क्यों हो रही है। ओ सॉरी, ये गुलाबी नहीं, ये पर्पल कलर था। पूरा बनने के बाद जो फॉर्मेशन है वो पर्पल हो चुकी है। कैसे? आखिरकार ये तो ट्रैपिंग फॉर्मेशन है ना। और ग्रैंड लीडर को काफी गुस्सा आती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है फॉर्मेशन होल, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी एमसी कहने लगते हैं कि सेक्ट मास्टर अब आप यहाँ पर एक्टिंग करना बंद कर सकती हो। तो सेक्ट मास्टर से कहने लगते हैं कि बस बस इतना ही करना था तुम्हें। ग्रैंड लीडर को अभी नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पर ये सब। और तभी हमारा एमसी अटैक करने के लिए आगे कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे आधा घंटा दो और किसी को भी इस फॉर्मेशन के अंदर मत आने देना इस आधे घंटे के दौरान, ठीक है? और तभी हमारा एमसी उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, लेकिन वो फॉर्मेशन किसी फॉग से भर जाती है और बाहर के लोग अंदर क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं देख सकते, जिससे कि सेक्ट मास्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज और सोच रही होती है कि चल क्या रहा है ये सब। अंदर जाने के बाद सबसे पहले एडर मिलता है, इसको देख के ग्रैंड एडर की फट जाती है और वो कहने लगती है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या किया है इतना। और एमसी उससे कहने लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस तुम्हारी जो सेल्फ प्रोटेक्टिंग ग्रांड फॉर्मेशन है उसे बस एक्टिवेट कर दिया है, जिससे पहले कि तुम कुछ करो। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेशन हॉल मास्टर और उस ओल्ड मैन को उसके अंदर भेज दिया है ताकि वो लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सीक्रेट पैसेज से वो भी ताकि इन्फ्लेट करके वो जैसा मैं चाहूँ वो वैसा करें। और अंदर दिखाया जाता है वहां पर लोगों ने, कई लोगों ने मार दिया और कहने लगता है कि हॉल मास्टर क्या ये जो करना आपने जो कहा था हमने जो कर दिया है वो काफी है आपके लिए। और तभी एक बहुत ही भयानक रोशनी निकलती है और पता चलता है कि इसने अटैक कर दिया है उस हॉल पर ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके, लेकिन किसी तरीके से हॉल मास्टर सुन अपने आप को बचाने में कामयाब होती है अपने बैरियर का यूज कर और उससे कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी जो रिफॉर्मिस्ट है उनके साथ कई साल रह ली हूँ, यहाँ तक कि मैंने अभी तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं बनाया है, लेकिन कई सारे एफर्ट तो मैंने किए हैं। जो ग्रैंड एल्डर है वो काफी ज्यादा रूथलेस है, डायरेक्टली हमें किल करने की कोशिश कर रही है। इसको देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहने लगती है कि ग्रैंड एल्डर सुन सीटेंग, आखिरकार तुम्हें क्या फायदा इस डेविल ने गिफ्ट किए हैं? तुम एक्चुअली में पूरे के पूरे सेट को बिट्रे कर दिया, गद्दारी कर दी हमसे उसकी मदद करने के लिए। तो एल्डरसन उससे कहने लगते कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा पूरी तरह से पथेटिक हो। भले ही मुझे मेरी हालत ऐसी हो चुकी है लेकिन कम से कम मैंने सच्चाई तो देख ली है, लेकिन तुम एक डिग्निफाइड नेसेंस और लेट स्टेज ग्रांड एल्डर की, जो कि एक सेट की एल्डर है, एक्चुअली में एक जूनियर को एक जूनियर के द्वारा तुम्हारे मरने से पहले ये हालत कर दी है। बहुत बुरा लगा सुन के। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है ग्रैंड एल्डर। और तभी हमारा एमसी सबको सच सच बताता है और उससे कहने लगता है कि मैं, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई स्पेयरलेस एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, बल्कि मैं बस एक जेन्युइन फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट फिफ्थ स्टेज कल्टीवेटर हूँ। इसको देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि इम्पॉसिबल, लेकिन जो लाइटनिंग रेवोल्यूशन रिकॉर्डिंग स्टोन में जो दिखाया था और जो हेवनली डाउ प्रेशर, डेफिनेटली वो फेक तो नहीं हो सकता। तो हमारा एमसी वो आर्टिफैक्ट को निकालता है और उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम इस लाइटनिंग रेवोल्यूशन के बारे में बात करने में लगी थी, वो वाकई में सच तो था। और जैसे वो आर्टिफैक्ट बाहर आता है तो वहां पर बादल काले आने लगते हैं बाहर की तरफ, जिसको देख कर सेक्ट मास्टर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बाकी के डिसेबल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, ये डार्क क्लाउड्स हैं वो कहाँ से आ चुके हैं। और सेक्ट मास्टर इसको देखकर और शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये कोई ऑर्डिनरी डार्क क्लाउड्स नहीं है, ये और डेफिनेटली ट्रिब्यूलेशन क्लाउड है, सभी के सभी इमीडिएटली 100 माइल्स तक इस जहाँ से दूर होकर इवैक्यूएट कर जाए। इसको देखकर गवर्नर काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि ओह, तो जो लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन के बारे में बात कर रही है वो टारगेट तुम्हें नहीं करने में लगा था, बल्कि जो तुम्हारे हाथ में चीज है उसे टारगेट कर रहा था। जब ये बड़ा उसके हाथ में ये देखता है तो वो और भी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये कोई हेवन रैंक सुप्रीम ट्रेजर है क्या? और उसकी फटके 64 हो जाती है और भाई पूरा का पूरा पसीना पसीना होने लगता है और कहने लगता है ये कोई मैजिकल टूल नहीं है, आखिरकार ये क्या है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा चायोटिक लॉ पावर इसके अंदर कैसे मौजूद है। तभी ग्रैंड एल्डर सभी को ऑर्डर देती है और उससे कहने लगती है कि सभी के सभी लोग जो फॉर्मेशन में मौजूद है वो एक साथ मिलकर अटैक करेंगे और इसको यहीं पर मार देंगे।
लेकिन हमारा एमसी पर जैसे ही सभी के सभी लोग अटैक करने के लिए कूद तो वहीं पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि इसे लगता है कि हमारा एमसी मारा जा चुका है और खुश होते हुए कहने लगते हैं कि तुम बेवकूफ, एक तुच्छ सी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट आंट, आखिरकार तुम्हें लगा कैसे कि आखिरकार तुम अपने साथ साथ हमें भी मार सकती हो इस फॉर्मेशन में बंद करने के बाद, लाइटनिंग रिवोल्यूशन को बुलाने के बाद। ये जो ओल्ड वुमन है उसे तुम्हें मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक बार तुम यहाँ पर मर जाओगे तुम्हारे हाथों में जो ऑब्जेक्ट है उस ट्रिब्यूशन को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा, और जैसे ही ट्रिब्यूशन इस ट्रैपिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा हम सेफली लीव करने में कामयाब रहेंगे और जिंदा बच जाएंगे। सभी लोग अपनी खुशियां मनाने में लगे हुए होते हैं, तो कहने लगता है कि जैसा कि हमने ग्रैंड एल्डर से उम्मीद की थी तुमने इमीडिएटली इसको ब्रेक थ्रू कर लिया इस सिचुएशन को, ग्रैंड एल्डर काफी स्मार्ट है। तभी उनमें से एक कुछ डाउट होता है और कहने लगती है ग्रैंड एल्डर एक बार हम लोग बाहर चले जाएंगे तो क्या हमें वाकई में उन लोगों से आउटसाइड जो है उनसे फाइट करनी पड़ेगी? तो एल्डर से कहने लगती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें पता भी नहीं कि अंदर सिचुएशन क्या हो रखी है इस फॉर्मेशन के अंदर, जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को हासिल कर लेंगे ट्रिब्यूशन फर्स्ट और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम हॉली टेम्पल को एनवी को प्रोवाइड करवा देंगे, तो मुझे भरोसा है कि वे सभी के सभी लोग हॉली टेम्पल के जितने भी एनवी है वो हम पर भरोसा करेंगे और हम पर हमें इंसाफ दिलवाएंगे। इस बात से सभी एग्री होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आप तो काफी स्मार्ट हो बंदी। तभी पीछे से हमारा एमसी आता है और हंसते कहने लगता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि नेक्स्ट टाइम से तुम इस तरीके का प्लान बिल्कुल भी मत बनाना। हमारा एमसी अपने रियल फॉर्म में आ चुका होता है और सभी के सभी लोग इसे देखकर फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हमारा एमसी इस वक्त सोल फॉर्म में, और कहने लगते हैं उसको देखने के बाद ये कोई इविल क्रीचर है क्या, उस बंदे के द्वारा पाला गया है क्या, तुम्हारा मास्टर ऑलरेडी मारा जा चुका है और तुम यहाँ पर अभी भी बकवास कर रहे हो। और तभी अचानक से वहां पर कुछ होने लगता है, वो अजीब सी चीज पता चलता है हमारे एमसी पर कोई फिजिकल अटैक काम नहीं करते हैं और उससे क्या लगता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, और वो अटैक कर देता है उन पर। तभी वहां पर एक धमाका होता है जिसको देखकर एल्डर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि आसपास के जितने भी एल्डर्स होते हैं उनको हमारा एमसी बुरी तरीके से भून देता है, जिसको देखकर शॉक हो जाते हैं सभी लोग और कहने लगते हैं कि शिट, जो हॉल मास्टर वांग है, जो एल्डर ल्यू है, वो उससे अफेक्ट हो चुके हैं। जब हमारा एमसी उनको पीट देता है तो कहने लगता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, तुम मिलकर अटैक कर रहे हो लेकिन फिर भी मुझ पर एक अटैक से ही नहीं अटैक कर पा रहे हो, मार पा रहे हो मुझे, तुम कितना भी मिलकर अटैक कर लो लेकिन मुझे चोट नहीं लग रही, लेकिन मेरे एक अटैक से तुम जिंदा भी नहीं बच पा रहे हो। जिसको देखकर सभी की फट जाती है और कहने लगता है इस बंदा कंप्लीटली अनहार्म्ड क्यों है, क्या जो इविल क्रीचर है उन्हें लाइटनिंग ट्रिब्यूशन से डर नहीं लगना चाहिए, क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब। और ग्रैंड एल्डर जब ये सब देखती है तो और ज्यादा घबरा जाती है और उन सभी को शांत कराने के लिए कहने लगती है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम सभी के सभी फॉर्मेशन के अंदर जल्दी इधर उधर फैल जाओ और कुछ भी हो जाए इस इविल क्रीचर को पास मत आने देना, जब तक हम इससे अपना डिस्टेंस दूर बनाकर रखेंगे तब तक हम इससे इन्फेक्ट नहीं होने वाले, और कोई भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इसे कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो हेवनली डाओ है वो तुम पर ब्लैक शेयर कर देगी इसके खिलाफ, कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी अगर अप्लाई करता है इस ऑब्जेक्ट पर इस ट्रिब्यूलेशन के दौरान। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है, कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा आइडियाज है ओल्ड मूवमेंट, सही कहा मैंने। और जैसे ही हमारा एमसी उस पर अटैक करने वाला होता है तो वहीं पर वो टेलीपोर्ट हो जाती है और उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, जो नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स है वो ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते हैं स्पेशल मैजिक को, तो तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाने वाले, वो सब तो छोड़ो तुम तो मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अचानक से पता चलता है कि जो ऑलरेडी ट्रैप्ड हो चुकी है और वो होती है हॉल मास्टर सुन, और वो बढ़ो वो देखकर हॉल मास्टर सुन उससे कहने लगती है कि भले ही मुझे पता है कि हम लोग तुम्हें नहीं हरा सकते ग्रैंड एल्डर, लेकिन कम से कम तुम्हें एक या दो मूवमेंट के लिए तो रोक ही सकते हैं। इस बात से इस बुढ़िया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, आई मीन ग्रैंड एल्डर को। इस मौके का फायदा उठाते हमारा एमसी तुरंत अपना ऑब्जेक्ट उसकी तरफ लेके जाता है, जिसको देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर हमें एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। ये सारी की सारी घटना होती है सेक्टर मास्टर और हॉल मास्टर दोनों देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि जिंगलिंग ने इतना भयानक थंडर ट्रिब्यूशन क्रिएट कर दिया, लेकिन किया तो किया कैसे। और मनी मन में कहने लगते हैं कि इसने वाकई में एक सुप्रीम टीजर इस बंदे के पास है जो कि हेवनली थंडर ट्रिब्यूशन को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि ये आखिरकार इस पावर को कंट्रोल कैसे करेगी, जब ट्रिब्यूशन होगा तो अपने आप को जिंदा कैसे बचाएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सुना है जो कि शील्ड कर सकती है हेवंस के सीक्रेट्स को ताकि डिले कर सके ट्रिब्यूशन को, पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सुना जिससे कि तुम ट्रिब्यूशन के ट्रेजर्स को कंट्रोल किया जा सके, जिसे ऑलरेडी टारगेट किया जा चुका है हेवनली डाउ के द्वारा, अब तुम उससे कैसे बचोगे। और तब धमाका होने के बाद वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाती है और जितने भी लोग होते हैं वो अंदर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि जो क्लाउड्स है वो भी गायब हो रहे हैं और कहते हैं कि हमारे सेट के साथ क्या हुआ, लेकिन जब सेट को देखते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था पूरी तरीके से और पता चलता है कि उस धमाके के कारण उसको पूरी तरीके से भून दिया जा चुका है और वहां पर जितने भी उस फॉर्मेशन के अंदर लोग थे वो सारे के सारे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि जो शेडो गार्ड्स हैं वो अभी भी मूव करने में लगे हुए हैं, सभी की डेड बॉडीज चेक कर रहे हैं क्या कितनी कैजुअलिटीज है। जो आर्टिफैक्ट हॉल की सेक्ट मास्टर आई मीन हॉल मास्टर है वो काफी दो दास होती है। दूसरी तरफ जो हॉल मास्टर लू है वो सेक्ट मास्टर से पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय और रिबिल्ड, लिटरली तुम ये कहना चाहती थी पूरा पूरा सेट डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरी तरफ हमारे एमसी की जो प्रिंसेस है उस प्रिंसेस को वहां पर होश आता है जो कि जब बाहर उस सेट की तरफ देखती है तो पूरी की पूरी तरह से शॉक हो जाती है और मुंह फटा फटा रह जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो एमसी है वो किसी तरीके से सीक्रेट पासेस का इस्तेमाल करके भागने में कामयाब होता है और उसे वो अपने बच्चे रूप में आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी वो रिकवर होने में लगी है, उसे टाइम लगेगा, इसीलिए जो हॉल मास्टर सोना है वो उसे पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने में लगी होती है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने ज्यादा कितने सारा गोल्डन कोर के ज्यादा
तुम पर अटैक किया, जो नेशन सोल कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने तुम पर अटैक किया, लेकिन तुम फिर भी धूल में कन्वर्ट होने के बाद भी वापस से रिकवर होने में लगी हो, लेकिन कैसे? तभी एमसी क्या लगता है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ वो मन में सोचते हुए कहने में लगी होती है, जो ग्रांड एल्डर्स है उन्हें सेवरली चोट लगी थी, बुरी तरीके से चोट लग चुकी है, और यहाँ तक कि जो री इन्फॉर्मेशन मेंबर्स हैं उन्हें मार दिया जा चुका है, या तो वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं उस थंडर ट्रिब्यूशन के कारण। जो सेक्ट मास्टर है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगी और पूरे पूरे रिफॉर्मिस्ट खत्म कर देंगे, जिससे कि वो कभी रिकवर ना कर पाए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो पावर डायनामिक है 1000 ईयर ओल्ड सेक्ट में वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन स्टिमुलेशन बच्चे के द्वारा, जो कि पता नहीं कहाँ से आ गया, कब आ गया, कैसे आ गया। तो एंडरसन उससे पूछने लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आएगी, आखिरकार तुमने इतना ह्यूज कंट्रीब्यूशन बनाया है तो तुम आखिरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों भाग रही हो? तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मेरी जो डेथ है वही उनके लिए काफी इजियर बनाएगी, जिससे कि वो हॉली टेम्पल वालों को एक्सप्लेन कर सके सिचुएशन के बारे में। और तो और मैंने कई सारे सीक्रेट दुनिया को दिखा दिए, अगर वो लोग, मैं उन पर भरोसा कर भी लेता हूँ, जैसे सेक्ट मास्टर भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझ पर पूरा भरोसा नहीं होगा, तुम जैसे और वो ओल्ड बाचर जैसे, जिनके पास अल्टीरियर मोटिव्स होंगे मेरे खिलाफ, वो मुझे पकड़ना चाहेंगे। तो बड़ा उससे कहने लगता है कि बिना हमारी मदद के तुम्हारा जो प्लान है वो इस तरीके से नहीं गया होगा इतना स्मूथली। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार वो ओल्ड बाचर के इतनी तो काइंडनेस दिखाई है मुझ पर, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहूंगा। आखिरकार इससे स्लीव सील से मैंने फोर्सफुली तुम पर थोड़ी ना काम किया है। तभी बड़ा उससे कहने लगता है कि उससे पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे, तुम्हारे पास जो सुप्रीम ट्रेजर है जो कि ट्रिब्यूलेशन को कंट्रोल कर सकता है, तुम मुझे इसे स्टडी करने दोगे, और इसलिए मैंने वो सील को प्लान करने के लिए एग्री हुआ था। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है क्या तुम अभी इसे स्टडी करना चाहोगे? तो वो उससे कहने लगता है कि वो कोई यहाँ तक कि मैजिकल टूल भी नहीं है, तो आखिरकार मैं उसे स्टडी करूँ तो करूँ कैसे? तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने कब कहा कि वो एक मैजिकल टूल है? इस बात से उस बुड्ढे के मुंह से खून निकल पड़ता है शौक के मारे। तो हमारा एमसी उस एल्डरसन से पूछने लगता है, खैर वो सब छोड़ो, अगर तुम इस बात से ऑलरेडी एग्री हो चुकी हो कि आखिरकार तुम ही तो थी जिसने उस स्लेव सील को प्लान करने के लिए एग्री हो चुकी थी और रिटर्न में कुछ भी नहीं मांगा मुझसे, ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है कि मुझे बस जिंदा रहना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर हमारा एमसी यहाँ पर बकवास करते हुए एक फ्लेयर ऐड कर देता है और उससे कहने लगता है कि कई सालों बाद जो सुनसी टांगे उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि जिल दिन को स्लेव सील प्लान करने के लिए उसका अच्छा डिसीजन था, उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है तो वो उससे कहने लगती है कि तुम ये सब क्या नेटेट करने में लगे हुए हो? तो एमसी मजाक करते उससे कहने लगता है कि मैं तो बस एक लाइन ऐड कर रहा था कंफर्टेबल करने के लिए, आई मीन सिचुएशन को मोर एंजॉयबल बनाने के लिए। ये सब तो हमारे एमसी की तरफ से एक मजाक था। तभी सिस्टम पूछता है हमारे एमसी से, होस्ट तुम काफी इस बात काफी तो बिजी रहोगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कभी मेंशन नहीं किया, इसके बारे में बताया नहीं। तो इसको सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि किस बारे में बात कर रहे हो? तो सिस्टम मुझे बताता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो 20,000 पॉइंट्स है जैसे कि तुम्हें जरूरत थी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, तुमने वो हासिल कर लिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है, जब सिस्टम अपग्रेड पर रहेगा तो इस सिस्टम के फंक्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे जो सिस्टम स्पेस है, वॉइस ट्रांसमिशन एडिटर है, सारे के सारे फंक्शन जो यूज किया करते थे, वो टेक्निक्स वगैरह सब कुछ तुमने सीखा हुआ है, यहाँ तक जो स्लेव सील है वो भी अफेक्ट नहीं करेगी इन लोगों को। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कितना समय लगने वाला है? सिस्टम कहता है आधी साल तो लगेगी। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि ओह इतना समय। तभी हमारा एमजी मन में सोचते हुए थोड़ा और सोचता है और थोड़ा दिमाग लगाता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो कल्टीवेट करने के लिए कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मेरा अवतार वो अपने आप रिजॉल्व कर लेगा जैसे ही वो बाहर जाएगा। तो वो एक प्लान बनाता है और एल्डर्स उससे कहने लगता है, खैर एक बार हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो एक सेक्लूडेड प्लेस ढूंढ लो, मुझे वहां पर सेक्युलेशन में जाना है कम से कम आधे ईयर में। इसको देखकर वो कंफ्यूज जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम वाकई में जॉयफुल यूनियन सेक्ट में, आई मीन आधे साल बाद लौटकर वापस आने वाले हो क्या? तो हमारा एमसी कहता है नहीं, हम वापस अजूरा क्लाउड सेक्ट में जाने वाले हैं। और तभी सेक्युलेशन में कल्टीवेट करते करते हमारे एमसी को इसी तरीके से आधे साल गुजर जाती है और फाइनली इसके वापस आने का समय आता है। दूसरी तरफ हमें एंडरसन को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरीके काले कपड़े पहनकर जाती है और उससे कहने लगती है जो इमोर्टल सिटी है अजूरा क्लाउड सेट की, वो इतनी ज्यादा डिसोलेट क्यों पड़ी हुई है? वो भी कंफ्यूज होता है और बड़ाऊ कहने लगता है कि यहाँ पर तो गार्ड भी नहीं है सिटी गेट पर। तो हमारा एमसी आगे बढ़ता है और उससे पूछने लगता है कि एक्सक्यूज मी सर, क्या यहाँ पर अजूरा अजूरा क्लाउड सेट के साथ कुछ हुआ है? तो बड़ाऊ उसे बताता है और उससे कहने लगता है दद्दू कि देखा जाए तो जितने भी ज्यादा मोस्ट मर्चेंट यहाँ पर आया करते थे 10,000 इमेजेस सिटीज में मूव हो चुके हैं ऑलरेडी। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है क्यों? तो ये दद्दू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। तो हमारा एमसी अब कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके पास, तो थोड़े बहुत पैसे पकड़ाता है और उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा ठंड का मौसम है, आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो वाइन खरीदने के लिए। अब जबकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो सब कुछ बता देता है और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो मेल डिसिपल था ना, जो कि जिसकी सगाई तय हो चुकी थी 1000 मेजेस सेट की साथ, जो कि अजीरा क्लाउड सेट का एक डिसिपल था, उसके साथ एक परेशानी खड़ी हो गई है। तभी से वहां पर जो 10,000 इमेजेस सेट के इतने भी लोग हैं वो यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए आ चुके हैं, जिससे कि हमारी जो इमोर्टल सिटी है वो अफेक्ट पड़ गई और जो पीपल है यहाँ के आसपास के वो परेशानी खड़ी करने लगे थे। और जितने भी बिजनेस ओनर्स थे उन्होंने अपने बिजनेस को यहाँ पर क्लोज कर दिया क्योंकि उन्हें धमकाया जा रहा था या तो, और जब फिर जबरदस्ती उन्हें यहाँ से फोर्सली 10,000 इमेजेस सिटी में मूव करवा दिया गया। यहाँ पर जो टैक्सेस है वो यहाँ से ज्यादा आई है। इतना बात सुनने के बाद वो सभी गायब हो जाते हैं और बड़ाऊ अपनी आंख खोलकर देखता है तो देखता है कोई भी उसके सामने नहीं है।
तभी सीन शिफ्ट होता है जेनयांग पीक पर, जहाँ पर हमारा एमसी जाता है, उससे कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर याओबेन क्या आप अंदर हो। और तभी यहाँ पर बहुत दिनों बाद और बहुत समय बाद देखी इसकी जूनियर सिस्टर, वो कहने लगती है क्या हो गया तुम्हें, क्या तुम्हें यहाँ पर हमारी सीनियर सिस्टर के बारे में कोई न्यूज पता चली। तो ये हमारी एमसी नहीं होता, खैर कोई और है। खैर उसने एक लेटर भेजा होता है, वो लड़की उससे कहने लगती है कि जूनियर सिस्टर नहीं, जब मैं रिटर्न आने में लगी थी सेक्ट में, तो किसी ने मुझसे कहा था कि ये जो लेटर है वो सीनियर सिस्टर को पकड़ा देना, और मैंने उससे कहा था कि जो सीनियर सिस्टर वो यहाँ पर नहीं है, तो उसने कहा था कि ये लेटर मैं तुम्हें पकड़ा दूं। और तभी वो लेटर जैसे खोलकर देखती तो उस लेटर के अंदर एक स्टोरेज रिंग मौजूद होती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज है पूरी तरीके से। और जैसे ही वो स्टोरेज रिंग को पकड़ती है और उससे स्पिरिचुअल एनर्जी डालती है उसे देखने के लिए, तभी उसमें से एक चीज बाहर निकलती है और वो पता चलता है कि वो तो हमारा एमसी है। और क्या लगता है कि यो जूनियर सिस्टर जाओबेन, काफी समय बाद मिले ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जिंगलिंग हूँ। जिसको देखकर वो शॉक होती है, कहने लगती है जूनियर सिस्टर मुझे पता है तुम्हारे बारे में, जो सीनियर सिस्टर है उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में मुझे बताया है काफी कुछ, और तुम सिस्टर हो ना उस बेवकूफ जिंग ये की। ये बात सुनने के बाद वो काफी कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे ब्रदर को इस तरीके से गालियां क्यों दे रही है। तो वो रोते रोते जूनियर सिस्टर बताते और उससे कहने लगते कि उस बंदे ने मेरी सीनियर सिस्टर को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। तो एमसी पूछ रही है, कंफ्यूज होता है और पूछता है कैसे। और तभी यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है और वो सब कुछ एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है कि 2 मंथ पहले की बात है, जब तुम इस जगह को छोड़कर जा चुके थे, जो चैंगजिन है वो बाहर गई और किसी से जाकर मिल गई, और जिससे जाकर वो मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं, वो तो एक फिफ्थ प्रिंस निकला कांगलान किंगडम का, कांगलिंग यून। और वो एक ही बार में पहली नजर से ही चंगजुन से प्यार करने लगा, फर्स्ट साइट लव होता है ना, वो वाली कहानी। इसको सुनने के बाद हमारा एमसी इमेजिन करते हुए मनी मन में कहने लगता है कि रियली ये वाकई में लव एट फर्स्ट साइड है, बस इस तरीके से। तो जूनियर सिस्टर उसे और कुछ बताती है और कहने लगती है जो चैंगजेन है उससे कहा था कि जो वो है वो ऑलरेडी किसी और के साथ एंगेज हो चुकी है, लेकिन वो बंदा अभी भी उससे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए उन्होंने चैंगजिन का पीछा करना चालू कर दिया किसी क्रेजी बंदे की तरह। उसके बाद रिपीटेडली उसने पूछा कि वो तुम्हारे ब्रदर को मिलना चाहता है, लेकिन जो सेक्ट मास्टर से उन्होंने इससे बिल्कुल मना कर दिया, और तुम्हारे ब्रदर को बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि वो सेकुलेशन में मौजूद है इस वक्त। तो हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो तो बस एक फिफ्थ प्रिंस है, तो जो सेक्ट मास्टर है वो पर्सनली उसे रिसीव करने नहीं गए क्या। सेक्ट मास्टर को ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस भड़वे को तो बिल्कुल भी नहीं है जैसे। तो वो प्रिंस आई मीन जो हमारी जूनियर सिस्टर है वो उससे कहने लगती है कि क्योंकि वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, बल्कि मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है सभी के सभी प्रिंसेस के बीच में से। यहाँ तक कि अभी तक वो 50 साल का भी नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी गोल्डन कोर परफेक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है और वाइडली रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। मोस्टली इसको देखकर लगता है कि कांगलान का थ्रोन इसी को मिलने वाला है, यानी कि अगला किंग यही मिलने वाला है। ये सोचते सोचते हमारे एमसी को उस प्रिंसेस की याद आती है और कहने लगता, अपनी मन मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जो गर्ल लान यू है वो वाकई में जी ब्रदर है उससे रिलेटेड है क्या उसका। तो जूनियर उसे बताती है कि जो रॉयल फैमिली और जितने भी मेजर सेक्ट्स हैं उनमें एनुअल एक्सचेंज होते हैं। जो कांगलिन यून है वो भी यहाँ पर आया था इस ईयर के एक्सचेंज में, लेकिन वो बंदा इतना हरामी निकला कि उसने जबरदस्ती ब्रदर के तुम्हारे ब्रदर को जो सेकुलेशन चैम्बर है उसमें जबरदस्ती वहां पर जाकर घुस गया। ये बात सुनने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछ लगता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्ट वालों ने कुछ भी नहीं किया क्या। तो जूनियर उसे बताने लगती है जूनियर सिस्टर की ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस बात इतनी सी है कि जब उस लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, उस कांगलिन प्रेस ने अटैक किया तुम पर, तब उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिला था और किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार इस बंदे को पता चला तो चला कैसे कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो उस रूम में सेक्युलेटेड है। जब जो रॉयल एंटर के जितने भी रॉयल आर्मी वहां पर जाने में लगे हुए थे, रॉयल के लोग, रॉयल फैमिली के लोग वहां से गुजर रहे थे, तो सडनली उस बंदे ने अटैक करने की कोशिश की और तुम पर कूद पड़ा रूम में। फिर उसके बाद उसने हाई ग्रेड अर्थ रैंक फ्लेम एक्सप्लोजन तलिस्मान का इस्तेमाल किया था उस दरवाजे को तोड़ने के लिए, यहाँ पर तुम्हारा ब्रदर सेक्युलेशन करने में लगा हुआ था उस कमरे की। और घुसने के बाद कहता है कि हे बच्चे, तुम आखिरकार कब तक छुप के रहोगे, अब तुम नहीं छुप कर रह सकते। तुम्हारा जो ब्रदर है तुम तो जानते हो कि वो एक कॉप्स रिफाइनर है, उसे जगाने के लिए उस बंदे ने पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी और सोल पावर को ड्रेन कर दी। ऑर्डिनरी लोगों को तो ऐसा लगेगा ना कि वो बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है, और वो बंदा आकर उसे थप्पड़ मारना चालू करने लगता है और कहने लगता है वो प्रिंस उससे कि हे ये बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है क्या, तुम्हारा जो सेक्ट है वो प्लान करने में लगा हुआ है गोस्ट मैरिज, वो भी इतने प्रीटी बॉय फेस के साथ, वो भी 10,000 इमेज सेट के साथ, ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब वो तुम्हारे ब्रदर के साथ ऐसा कर ही रहा होता है तो सिस्टर को ये बात पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। तो सीनियर सिस्टर उस पर कूद पड़ती है वो तुम्हारी इतनी ज्यादा इंसल्ट करने के लिए और उस पर अटैक कर बैठती है। भले ही दोनों के बीच के जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन जो सीनियर सिस्टर का अटैक था उसको वो फिर किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहता है। और जब ये बात पता चलती है कि सीनियर सिस्टर को चोट पहुंची है तो हमारा एमसी का तो ही भड़क पड़ता है और आग बोला हो जाता है। इसको देखने के बाद जूनियर सिस्टर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और मनी मन में कहने लगती है कि इतना ज्यादा भयानक किलिंग इंटेंट, क्या इसका जो रिलेशनशिप है सीनियर सिस्टर के साथ वो इतनी ज्यादा अच्छी है क्या। और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो एमसी कहने लगता है कि तुम कंटिन्यू करो, आखिर आगे बताओ कि आगे क्या हुआ वहाँ पे। फिर तो जूनियर सिस्टर से बताने लगती है जो सीनियर सिस्टर का जो अटैक था वो हैविली मतलब इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था और ना ही सीनियर सिस्टर को इतनी ज्यादा चोट लगी थी उसके कारण, लेकिन उसका जो गुस्से के कारण जो अटैक किया था वो डिफ्लेक्ट कर दिया जा चुका था उस कांगलिंग यून अटैक के कारण। फिर उसके बाद जो अटैक डिफ्लेक्ट हुआ था वो क्यू रिफाइनमेंट स्टेज के टीनेजर पर जाकर लग गया जो कि रॉयल एंट्रीज था और उसे इंस्टेंटली वहीं पर मार दिया।
और जो बंदा उस अटैक से मारा गया था वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, बल्कि मैं सेकंड प्रिंस का यंगेस्ट बेटा था। ये बात सुनकर एमसी भी शॉक हो जाता है। अगर इस मैटर को ध्यान से देखा जाए तो सारा का सारा जो गलती है वो फिफ्थ प्रिंस की थी, लेकिन इसको किसी ने भी गलत नहीं थोड़ा। आखिरकार वो किसी कंफाइनमेंट रूम में अंदर घुस गया अटैक करने के लिए किसी बंदे पर, और मिस डायरेक्टेड अटैक के कारण इसकी गलती थी सारी की सारी। लेकिन जो रॉयल फैमिली है वो लोग इस बात का ब्लेम सारा का सारा सीनियर सिटीजन पर डाल दिया है, और वो एक्सप्लेनेशन मांगने में लगे हुए हैं हमारे सेट से। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे जो ब्रदर है वो एक्सीडेंटल डेथ के कारण जितने भी 10,000 इमेज के सेट के लोग हैं उन्होंने उसे बेडफूड कर दिया, किसी और के साथ उसकी शादी कर दी, आई मीन इंगेज कर दिया है। जो सेक्ट मार्शल ली है उन्होंने सबसे पहले इस बात से एग्री हुए थे ताकि फिफ्थ प्रिंस के प्रपोजल को मान सकें, और उसके बाद वे सभी के सभी लोग हमारे सेक्ट से अपना मुंह मोड़ लिया और रॉयल फैमिली के साथ मिलकर हमारे लिए परेशानियां खड़ी करना चालू कर दी। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनकी जो दो फियांसेस हैं जो यहाँ पर मारे जा चुके हैं ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेडली, इससे साफ साफ ये बात पता चलती है कि वो इस बात पे बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं 10,000 सेट की और इसकी इमेज की, और इसलिए वो इस अलायंस को कैंसिल करना चाहते हैं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं जितने भी आयरन और वीन्स थी वो रिटर्न मांग रहे हैं हमसे। और जो एक साथ इतना ही नहीं, बल्कि मैं सीनियर सिस्टर उस रॉयल ग्रैंडसन को मार दिया है, वो सीनियर सिस्टर को भी कैप्चर करना चाहते हैं, और उन्होंने कंपनसेशन के तौर पर डिमांड किया है कि हम लोग इस बात कंपनसेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और हमसे ये सब फालतू चीजें मांगने में लगे हैं। ये बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है जरा एक मिनट रखो, इस सिचुएशन के अंदर आखिरकार जो सीनियर सिस्टर है उसके साथ क्या हुआ, कहीं उन्हें मार तो नहीं दिया, और कहीं कोई उन्हें बुरा तो नहीं लग रहा इस बात का। तभी जूनियर सिस्टर बताने लगती है और कहती है कि जो मास्टर और मैं उस वक्त यही सोचने में लगे हुए थे, और हम लोग तुरंत सीनियर सिस्टर पर जगह उसके टेम्परमेंट को देखकर कि कहीं वो उल्टा सीधा ना कर ले अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि वो अपना बर्डन इस सेट से थोड़ा कम कर सके। तो इसलिए हम उसके पास चले गए ताकि हम उसको थोड़ा मन को शांत कर सके। लेकिन जब हमने इससे ये बात पूछी तो भाई सीनियर सिस्टर तो बहुत शांत थी और कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी की कीमत पता है और मैं उसकी बहुत ज्यादा चिंता भी करती हूँ, बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। ये बात सुनकर जूनियर सिस्टर कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं उस बात पर भरोसा कर लूं, लेकिन जो मास्टर है, लेकिन मैं नहीं। एक एक कर उस पर नजर रखना जारी रखा। एमसी जब ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है, और उसे इस बात की याद आती है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जब वो सीनियर सिस्टर से मिला था तो उसने कहा था उससे कि फ्यूचर में अगर सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर आती है तो तुम्हें कभी भी अपनी होप को नहीं खोना है सीनियर सिस्टर, क्योंकि तुम्हारी जो जिंदगी है वो काफी वैल्यूएबल है और मिरेकल्स होते रहते हैं। तभी जूनियर सिस्टर बताती है कि उस सब्सिक्वेंट नेगोशिएशंस पर जो सीनियर सिस्टर है उसने प्रपोज किया था कि वो 98 डेज में आप सभी को बता देगी, और उसके बाद वो इंपीरियल सिटी में चली जाएगी फिफ्थ प्रिंस पर अटैक करने के लिए, उनके पास जो भी सजा देंगे उस बात के लिए एग्री हो जाएगी। लेकिन कंपनसेशन के मैटर पर जो 10,000 इमेज एक्ट है वो 90 डेज के लिए उस सीनियर सिस्टर को वहां पर अपने पास कैद कर रखेगी। इनिशियली देखा जाए तो फिफ्थ प्रिंस से इस बात से बिल्कुल भी एग्री तो नहीं थे, लेकिन जो चैंगजिन है उसने भी जाकर इस बात से रिक्वेस्ट की उससे कि इसको मान लिया जाए, और उसके बाद जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने उस मीटियोराइट आयरन वीन्स को उसे वापस लौटा दिया था। ओरिजिनली वो 10,000 इमेज सेट को बिलोंग करती थी ना, और जो फिफ्थ प्रिंस और जो सेक्ट मास्टर ली है इस बात से भी एग्री हो गए वो 93 डेज के लिए इंतजार करने के लिए। लेकिन जो प्री रिक्वेस्ट ये थी कि जो सीनियर सिस्टर है उसे इम्प्रिजन किया जाएगा 10,000 इमेज सेक्ट में इस 98 डेज के दौरान, ताकि वो यहाँ से भाग के न जा सके। तो हमारा एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब कब हुआ, तो जूनियर सिस्टर बताने लगती है कि इसे 12 दिन हो चुके हैं और मैं उसे वॉइस ट्रांसमिशन भेजने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो सीनियर सिस्टर है उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, और ना ही मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सीनियर सिस्टर ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि 90 डेज उसने क्यों मांगे। तभी हमारा एमसी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैं 12 डेज अगर को बारे में जोड़कर देखूं तो जो 98 लेटर के बारे में बात कर रही हो तो उससे एक बात पता चलती है कि फिक्स 1 साल हो जाएगी जब मैं इस सेट को छोड़कर जा चुका हूँ वहां से। तो वो काउंटिंग करके ही इसने बोला होगा। खैर वो सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरे ब्रदर की बॉडी कहाँ पर है। तो वो उसे बताने लगता है और उसके कहने लगते कि सेट का जो मेन हॉल है, लेकिन जो एल्डर जी है वो ऑलरेडी उसे गार्ड करने में लगे हुए हैं इस पूरे के पूरे मूवमेंट पर। तभी वो एक मास्क पहनती है और उससे कहने लगता है कि इस वक्त मैं अपने ब्रदर से मिलने के लिए जा रही हूँ, अगर कोई तुमसे उसके बारे में पूछे तो मत कहना कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई थी। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज जाती है और कहने लगती है कि जरा एक मिनट रुको, और तभी हमारा एमसी फुल रफ्तार में वहां पर जा चला जाता है वहां से छोड़कर। जूनियर सिस्टर अभी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो इसे कम से कम बता तो देना चाहिए। वो इस तरीके से सेक्ट के मेन हॉल पर उड़ते हुए नहीं जा सकती, सब लोग उसे देख लेंगे। यहाँ पर उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि किस तरीके से कोई अगर मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ तो उससे कह देना कि मैं ब्रेक थ्रू करने में जा रहा हूँ, मेरी जो रियल में है वो काफी अनस्टेबल है, ठीक है, मैं सेक्युलेशन में जाऊंगा, कम से कम 1 साल लगेगा उसे, और मैंने अपनी फाउंडेशन को भी डैमेज कर दिया है। और मनी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो समय मैंने उसे बताया था उसके अनुसार वो सीनियर सिस्टर मेरा इंतजार कर रही थी। सीनियर सिस्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसने भी आपको और आपके सेट को बुली किया है ना, अब मैं आ चुका हूँ उससे बदला लेने के लिए। तभी वहां पर सेक्ट मास्टर टेलीपोर्ट होकर बाहर आता है और उसको देख लेता है उड़ते हुए किसी चीज को आते हुए। उससे क्या लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे इस अजूरा क्लाउड सेक्टर में इस तरीके से घुसने की। लेकिन हमारा एमसी पूरी तरीके से इसे इग्नोर करता है और उस पर अटैक करने लगता है।
और जब सेक्टर मास्टर देखता है तो वो सिर्फ बाल होते हैं, किसी के बालों से अटैक कर रहा होता है हमारा एमसी, और एक ही पल में वो सेक्टर मास्टर की आंखों से गायब हो जाता है, क्योंकि वो बंदा सेक्टर मास्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, और जब वो ध्यान से देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है कि टेलीपोर्टेशन, क्या ये नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर है। दूसरी तरफ वहां पर दिखाता है यहाँ पर हमारे एमसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। यहाँ पर ये एल्डर काफी उदास होती है और क्या लगता है कि यंग फ्रेंड जिंगी है, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। एब्सोल्युटली मुझे पता है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि तुम इस तरीके से मारे जाओगे बिना कुछ सोचे समझे। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ट्रिब्यूशन है कोई कियोस स्पिरिट रूट का। और तभी यहाँ पर ये एल्डर पीछे से किसी को आते हुए देखती है, तो वो रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करने वाली होती है, लेकिन कर नहीं पाती। उतनी देर में हमारे एमसी की रफ्तार ज्यादा होती है और हमारा एमसी तुरंत अपने रियल बॉडी को टच करता है और अपना एक्सचेंज फंक्शन एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसकी जो रियल बॉडी, आई मीन जो डुप्लीकेट बॉडी है, वो उससे गायब हो जाती है। तभी वहां पर एक जोरदार अटैक दिखाया जाता है और पता चलता है कि ऑलमोस्ट उसे अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं सेक्ट मास्टर हो जाता है, कि वो हमारे एमसी को टच करने से उसे रोक सके। और उसको कहने लगता है कि ये बंदा एक्चुअली में हमारे यंग फ्रेंड जिंदगी के लिए आया था। दूसरी एडल्ट से पूछने लगता है कि सेक्ट मास्टर आखिरकार ये क्या चीज है, या आपने ये क्या किया। और इस पूरे के पूरे धुएं के दौरान सब कुछ भी दिखाई नहीं देता। सेक्ट मास्टर कंफ्यूज होता है, सोचने लगता है आखिरकार ये गए तो गए का, और स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल करता है और पता लगाने की कोशिश करता है। जब उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जो बंदा अभी भी यहाँ पर आया था उसने किसी भी तरीके की स्पेशल एबिलिटी का भी इस्तेमाल नहीं किया और इस तरीके से हवा में गायब हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और उसके पसीने छूट जाते सोचते सोचते। और तभी हमारे एमसी को वहां पर होश आता है, जिसको देखकर दोनों एल्डर शॉक हो जाते हैं, सेक्टर मास्टर और एल्डर। तभी कहानी शिफ्ट होती है उस बंदे पर जिसको हमारे एमसी ने टकलू किया था, और दिखाया जाता है कि उसके साथ कोई फाइट करने में लगा हुआ है, लेकिन वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वहां पर वो उनको एक बार में ही भर देता और वो लोग सभी मारे जाते हैं। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो सिमुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बदले में तुम्हें 92 स्कोर्स मिले। और तभी पता चलता है कि हमारे एमसी को उसे मैसेज आता है जो कह रहा होता है, क्या वहां पर चंगयान मौजूद है। जब ये सुनता है इस बात को तो वो काफी शॉक हो जाता है और उसके कहने लगता है कि जिंग, ये क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो आखिरकार तुम्हारी जो वॉइस है वो वॉइस ट्रांसमिशन में कैसे आ रही है इस जेड मार्क से। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम उसका जवाब दो। क्या जो सीनियर सिस्टर है हमारी वो इस वक्त तुम्हारे सेक्ट में मौजूद है, और हमारे तुम्हारी सिस्टर के बारे में क्या, मैं उसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बताने लगता है और कहने लगता है कि जो लियू क्योंगियान है उसे लॉक कर रखा है उनको डाउन जोन में, और मेरी जो सिस्टर है वो उसी के साथ है। जो डाउन जोन है उसमें एक अंदर एक फॉर्मेशन जिससे कि ब्लॉक करता है वॉइस ट्रांसमिशन को। इसका मतलब ये हुआ कि अब जबकि तुम मरे नहीं हो तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैं वाकई में अपनी सिस्टर को उस कांगलिन यून के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकता। ये बात सुनकर हमारा एमसी कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। उससे काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि उसने ये भी कहा था कि वो उसके साथ पहली नजर में ही प्यार में पड़ चुका था, लेकिन ये वाकई में इसे लगता है कि पूरा का पूरा सेक्ट है वो एक नंबर का बेवकूफ है। ये बात सुनकर एमसी उससे पूछने लगता है क्या उसके साथ कोई परेशानी है क्या, या फिर तुम उसके ब्रदर को ऐसा कुछ कहना चाहिए। तो वो उससे कहने लगता है कि एनीवे जो फिफ्थ प्रिंस है वो मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग देने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि तुमसे भी ज्यादा बुरी। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है तो मैं ये लास्ट पार्ट कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बकवास बंद करो अपना। खैर तुम मुझे ये बताओ कि जो फिफ्थ प्रिंस है वो अभी भी तुम्हारे सेक्ट पर मौजूद है क्या। तो वो बताने लगता है कि जी हाँ, जो सेकंड प्रिंस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसने कहा था कि वो जस्टिस चाहता है अपने बेटे की मौत के लिए। तो एमसी से पूछता है कि यहाँ पर कंपटीशन तो हो गई दोनों के दोनों प्रिंसेस के बीच में, सही कहा मैंने। तो वो उससे कहने लगता है कि जी हाँ, क्योंकि जो कांगलान रॉयल फैमिली है वो फॉरबिड करती है एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए। जब तक तुम यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं पर छोड़ कर जाते हो, एक बार तुम्हें पकड़ लिया जाएगा तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन है उसे अबोलिश कर दिया जाएगा और तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस थ्रोन को इनहेरिट करने के लिए। तो तुम कभी सोचना भी मत कि तुम उन दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा कर सकते हो। तो एमसी क्या लगता है कि ठीक है मुझे समझ में आ चुका है। तो वो उससे पूछता है कि तुम आखिरकार कब आ रहे हो यहाँ पे। तो एमसी उसे बताता है कि मैं ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच चुका हूँ, जिसको सुनकर वो कंफ्यूज होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है 10,000 इमेज सेट काउंसिल हॉल पर। ये जो बंदा है वो काफी गुस्से में होता है और कोई नहीं बल्कि मैं सेकंड प्रिंस होता है कांग जुए गोल्डन कोर इनिशियल स्टेज पर। चिल्लाते क्या लगता है कि तुमने उस बिच की कंडीशन को एग्री क्यों है, उसने आखिरकार मेरे बेटे को जो मारा है, लेकिन फिर भी तुम उसकी सुरक्षा कर रहे हो। तो ये बटलर उससे कहने लगता है कि उसे हमने अपने सेट के डाउनजन में कैद कर रखा हुआ है, वो यहाँ से नहीं भाग सकती। अगर जो सेकंड प्रिंस है कोई अर्जेंट मैटर है तो वो रिटर्न हो सकते हैं, वापस जा सकते हैं इंपीरियल सिटी में सबसे पहले। तो ये बंदा एकदम से कहने लगता है कि यस, जो रॉयल ब्रदर, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब समय आएगा तो मैं उसको आपके पास लेकर आ जाऊंगा इस इंपीरियल सिटी में ट्रायल के लिए, चिंता मत करो। लेकिन उससे काफी गुस्सा आती है और वहां पे चला जाता है, कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर इंतजार कर सकता हूँ 3 मंथ के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और रूम वहीं पर खाली हो जाता है। तभी ये बंदा ये प्रिंस उससे कहने लगता है क्या ये बंदा जब इसका बेटा जिंदा था तब तो इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब देखो ये बंदा अचानक से इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो सेक्ट मास्टर इससे पूछने लगता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, और वो प्रिंस उसे बताने लगता है कि वो सबसे ज्यादा ऐसा बंदा था, आई मीन इसका जो बेटा था वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सेकंड ब्रदर के जितने ही बच्चे हो उनके बीच में उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये बस एक इलेजिबेट चाइल्ड है जो कि नशे की हालत में किसी मेड के साथ हो गया था, वरना वो कभी भी इस तरीके से अपने बिना किसी प्रोटेक्शन के या फिर कोई
बिना किसी आर्टिफैक्ट के अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देता। और ये बंदा यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए नहीं आया है अपने बेटे का। मैंने सुना है कि इस वक्त इसकी गैम्बल की आदत के कारण ये बहुत बड़े डेप्थ में पड़ चुका है और इस मौके का फायदा उठाना चाहता है अजूरे क्लाउड सेक्ट से इतना ज्यादा हो सके उतना पैसा निकालने के लिए। और इसे इस बात का डर है कि अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ और अजूरे क्लाउड सेक्ट के साथ पहले डील कर लेता हूँ तो इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे और इसीलिए वो यहाँ से रिटर्न नहीं होना चाहता इंपीरियल सिटी में। तभी वहां पर कोई चिल्लाता है, उनसे क्या लगता है क्या सेक्ट मास्टर ली यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो कुंग युआन है अजूरा क्लाउड सेक्ट के वो यहाँ प्रिंसिपल जिंग ये के साथ रेस्पेक्ट देने के लिए आया हुआ है। इसको देखकर सेक्टर मास्टर और ज्यादा घबरा जाता है और क्या लगता है कि जिंग ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं पर्सनली कंफर्म किया था कि इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल या फिर सोल पावर मौजूद नहीं बची हुई थी। ये अनडाउटली बंदा मारा जा चुका था। तभी सिनिस्टर उसकी आवाज सुन लेती है और कहने लगती है कि जूनियर ब्रदर वापस आ चुका है, मीन जाग चुका है। तो लड़की उससे कहने लगती है कि लगता है कि अब किसी की किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और प्रिंस ये बात सुनकर बाहर निकलता है और कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जो कॉप्स है वो वापस से जिंदा कैसे आ सकती है होकर। तो सेक्ट मास्टर काफी घनी गहरी सोच में पड़ जाता है और क्या लगता है कि ये काफी डिफिकल्ट है। जो जिंगी के टैलेंट के साथ देखा जाए तो ब्रेक थ्रू किया था उसने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ, इसका जो फ्यूचर अचीवमेंट है वो ध्यान से देखा जाए तो फिफ्थ प्रिंस से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तो अभी उसका बटलर कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर हम इस तरीके से हेजिटेट नहीं हो सकते। भले ही जो जिंगी है वो एक नंबर का जीनियस है लेकिन हमने कंप्लीटली ऑफेंड कर दिया उसे और अजूजा क्लाउड सेट को इस बार। तभी ये बंदा कहता है सेक्ट मास्टर मुझे पता है लेकिन ये जिंगी अगर ग्रो कर जाता है तो ये डिटरमेंटल होगा हमारे सेट के लिए। तो बटलर सलाह देते हो क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम ओनली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं उस बंदे को मारने के लिए या फिर उसे क्रिपल करने के लिए। और तभी वहां पर वो प्रिंस उड़ते उड़ते हमारे एमसी के पास आ जाता है और आकर उससे क्या लगता है कि देखो तो सर यहाँ पर कौन आया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मरा हुआ जिंदा मरा हुआ बंदा जिंदा होकर वापस से आ सकता है। क्या जो अजूरो क्लाउड सेक्ट है वो स्टार्ट कर दिया उसने कॉप्स रिफाइनिंग में रिसर्च करने के लिए। तो हमारा एमसी इसकी बकवास ना सुनता भाई, मतलब इसका तो चिल मार के बात करता है हमारा एमसी। और क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज आप क्या इस बंदे को थोड़ी देर के लिए रिस्ट्रेन कर सकते हो। सेक्ट मास्टर क्या लगता है कि तुम ज्यादा ज्यादा मत चले जाना, उसे मार मत देना बस। तभी सेक्ट मास्टर पावर का इस्तेमाल करके उसे मुंह पर बांध लेता है। फिर तुरंत हमारा एमसी उस बंदे के पास पहले सबसे पहले आता। तो ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है प्रिंस और कहने लगता है कि मैं फिफ्थ प्रिंस हूँ कांगलान किंगडम का, तुम्हें लगता है कि तुम क्या करने में लगे हो मेरे साथ। लेकिन हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाता है और कनपट्टी में एक जोर से बताता है। फिर उसने भी उसे शांति नहीं मिलती तो हमारा एमसी लेफ्ट राइट मतलब दो थप्पड़ देता है ऐसा खींच खींच के उसके पूरे गले हुए सो देता है जोर से, जिसके बदले में हमारे एमसी को कई सारे क्रिएशन वैल्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं। प्रिंस को काफी गुस्सा आती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तू ब्रेड खाएंगे, तेरी हिम्मत कैसी मेरे साथ ऐसा करने की, मैं तुझे यहीं यहीं मार दूंगा। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम इस तरीके से भौंकना बंद कर और अपने मास्टर को बुलाकर लेकर आ। तभी वहां से एक उड़ते हुआ बंदा आता है और उससे क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर कुंग जीवान, क्या ये वाकई में आप ठीक जो आप जो करने में लगे हो या फिर आपका डिसेबल करने में लगा हुआ है, आपको पता भी आप क्या कर रहे हो, आप एक मेरी रॉयल फैमिली पर इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते। तो एमसी पूछता है कि तुम कौन है बे। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि मैं कांग जी हूँ, सेकंड प्रिंस हूँ मैं कांगलान किंगडम का। ये बात सुनकर हमारा एमसी उसे इग्नोर करते हैं, उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तू उसका मास्टर नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, जिससे कि देखकर उसे काफी गुस्सा आती है। तभी वहां पर सेक्ट मास्टर आता है, उससे कहने लगता है कुंग जीवान जल्दी से उस बंदे को रिलीज कर दो वहां से। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम जिसके इलाके में खड़े हुए हो कोई कोई किसी और का इलाका नहीं बल्कि मेरा 10,000 इमेज सेट का इलाका है। क्या तुम वाकई में वॉर स्टार्ट करना चाहते हो मेरे सेक्टर और तुम्हारे सेक्टर के साथ, वो भी रॉयल फैमिली के साथ पब्लिकली अटैक कर उसे ह्यूमिलेट कर उसे गेस्ट को जो कि रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। तो हमारा एमसी काफी घबराता है और सेक्ट मास्टर की तरफ देखकर उससे कहने लगता है कि वे सभी के सब टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि सभी के सभी नेचुरल सोल कल्टिवेटर्स होंगे ना। तो सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि अगर तुम चेंग जिन को काउंट कर लेते हो चेंग ली को, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर इनिशियल स्टेज के 6 लोग हैं और 4 मिड स्टेज पर हैं और 2 लेट स्टेज पर है। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सेकंड प्रिंस अगर मैं तुम्हारे ब्रदर को रिलीज कर देता हूँ तो क्या पनिशमेंट मिलेगी तुम्हारे रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से। तो ये बात सुनकर प्रिंस पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और मनी मन में वो प्रिंस कहने लगता है कि एक नंबर का बेवकूफ है, तुम्हें अब डर लग रहा है। और हमारा एमसी से कहने लगता है जो कांगलान किंगडम रॉयल फैमिली के जो स्टिपुलेट्स है उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो अपने सुपीरियर को अफॉन्ड करते हैं उसके अनुसार। ये बात सुनने के बाद वो तुरंत इसकी बकवास को बंद करता है और कहने लगता है कि रुक 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 रुक, बहुत हो गई तेरी बकवास, मुझे बकवास नहीं सुननी। मैं तुझे ये पूछ रहा हूँ कि जो रॉयल फैमिली है और जो 3 सेक्ट्स हैं या फिर जो 4 डोर और जो 4 डोर्स हैं, और तुम्हें पता होगा कि मैं तो अजूदा क्लाउड सेट का एक सीनियर डिसिपल्स हूँ, तो जो सेम लेवल होंगे तुम्हारे प्रिंस के मुकाबले में, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो आखिरकार तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैंने किस तरीके से सुपीरियर को ऑफेंड कर दिया है जबकि हम दोनों ऑलरेडी सेम लेवल पर है। ये बात सुनकर प्रिंस सेकंड प्रिंस से कहने लगता है जो कांगलान किंगडम है जो स्टिपुलेट करता है अगर कोई ऐसा बंदा इंजर्ड करता है एक इक्वल रैंक वाले बंदे को बिना किसी रीजन के, तो जो इंजर्ड पार्टी है वो उसे उसका अपना बदला 10 गुना ज्यादा तक ले सकती है। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि ओह 10 फोल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 10 गुना जाने की 20 स्लैप्स रह गए अभी इसको मारने के लिए। अच्छा है बहुत अच्छा है।
है। आपकी बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ऐसी बात है तो मैं रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से काम करने के लिए रेडी हूँ। ये बात सुनने के बाद एल्डर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि ज़रा 1 मिनट रुको यंग फ्रेंड, एब्सोल्युटली आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो फिफ्थ प्रिंस है वो ऑलरेडी गोल्डन कोर परफेक्शन स्टेज पर है। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है एल्डर डे तो आखिरकार तुम बताओ कि किस तरीके से मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। वह सभी के सभी लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा नेसेंस और स्टेज कल्टीवेशन मौजूद है यहाँ पर हमारे पास। ये बात सुनने के बाद एल्डर काफ़ी शॉक हो जाते हैं और उससे मन ही मन में सोचते हुए कहने लगती है अपना शौक के मन मुँह फाड़ते हुए कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछने में लगे हो? जब जहाँ पर तुम आ रहे थे तब तो तुम ऐसे दिखा रहे थे कॉन्फिडेंट कि तुम कुछ भी कर सकते हो। कम से कम तुम 10 नेसेंट सोल कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे इस सेक्ट में, हमने तुम्हें ये भी बताया था। तो तुम इतना कॉन्फिडेंट क्यों महसूस करने में लगे हुए थे और तुमसे कहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और उससे कहने लगता है कि फिफ्थ प्रिंस आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो फिफ्थ प्रिंस काफ़ी गुस्से में उसे देखते हैं, उससे कहने लगता है कि अच्छा है, चलो हमारे जो रॉयल फैमिली के रूल्स हैं हम उसके तरफ से काम करते हैं और जो अपना बदला है वो 10 गुना लौटाते हैं। तभी सेक्ट मास्टर वहाँ पर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें पता भी है कि तुम भले एक नंबर कोई जीनियस क्यों ना हो, लेकिन जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मिड स्टेज और गोल्डन कोर स्टेज का परफेक्शन वाला बंदे का अगर तुम्हें मारता कोई बंदा तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है डेथ को अवॉइड करने के लिए तुम्हारे लिए। और तभी वॉइस ट्रांसमिशन से भेजता है मैसेज और प्रिंस को कहने लगता है कि तुम्हें बस अटैक करना है तुम्हारी अपनी पूरी ताकत से एक मूवमेंट में। और यहाँ पर जितने भी अदर एल्डर्स हैं इस सेट के, जब भी तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो हम तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो प्रिंस मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे मना भी क्यों ना करो लेकिन मैं फिर भी इस ब्रेड को बास्टर्ड को यहीं पर मारने वाला हूँ। और हमारे एमसी की बात से एग्री होते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से रिलीज करो। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है अभी मैं करता हूँ। और तभी बजाना चालू कर देता है उसकी कनपट्टी में जोर जोर से थप्पड़ और दे दनादन। और ऐसी हरकतें देखने के बाद जितने भी लोग वहां पर आसपास के खड़े होते हैं दोनों के दोनों साइड के, दोनों के दोनों पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चलने में लगा हुआ। और हमारे एमसी को कई सारे वैल्यू पॉइंट्स से मिलती है और हमारा एमसी यहीं पर नहीं रुकता बल्कि में बजाना जारी रखता है और इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि उसके दांत टूटकर हमारे सेक्टर मास्टर की तरफ भी गिर जाते हैं। और हमारा सेक्टर मास्टर कुछ नहीं कहता बल्कि में अपने आप को बस प्रोटेक्ट करता है। और जब उसकी बजना बढ़िया मतलब बिना धोती फाड़ के रुमाल कर दे भाई, बिना साबुन के धोने में लगा हुआ है दबा दबा के, तो सारे के सारे एल्डर भी शॉक होते हैं और आसपास के सेक्टर मास्टर जितने भी सेकंड प्रिंस उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तभी हमारा एमसी उसे बुरी तरीके से पीटने के बाद धोने के बाद शांति मिलती है और उससे कहने लगता है कि ठीक है, जो प्रीवियस मैंने 2 स्लैब्स मारे थे उन सभी को काउंट करने के बाद ये एग्जैक्टली 20 थप्पड़ हो गए मेरे। ये बात सुनने के बाद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये तुम्हारी किस तरीके की एक्सप्रेशन है। और जो फिफ्थ प्रिंस है उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी तो एक आंख भी बंद हो चुकी है, दांत टूट चुके हैं, खून निकल पड़ रहा है मुंह से। अब बारी आती है हमारे एमसी के यहाँ पर एक्सप्रेशन देने की और वो कहने लगता है कि जिससे पहले कि मैं सर्कुलेशन में गया था उससे पहले मैंने वहां पर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया था अपने उस क्विट रूम में, लेकिन उसके बावजूद भी जो फिफ्थ प्रिंस है उन्होंने मेरे कमरे में घुसे बिना परमिशन के और मुझे थप्पड़ मारा, वो भी 2 बार, वो भी बिना किसी रीजन के। मैं बस ये सोचने में लगा हुआ था कि मैं वापस चला जाऊंगा सिर्फ 2 थप्पड़ मारकर और यहीं पर मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो फिफ्थ प्रिंस है उन्होंने खुद जाकर अपने मुंह से कहा था कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारा फेवर है वो 10 फोल्ड दिया जाए अकॉर्डिंग टू रॉयल फैमिली, उसके रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से। तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था और तुम्हारा रेस्पेक्ट भी दिखाना, तो जैसा आपने कहा हमने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। और ये सारी की सारी घटना होती है जब ये बंदा देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और क्या लगता है कि ये बंदा जो डेफिनेटली है ये इन्वेस्टिगेट कर आया होगा रॉयल फैमिली के रूल्स के बारे में जब ये यहाँ पर आया था, ताकि फिफ्थ प्रिंस के लिए गड्ढा खोदकर उसे दफना सके उसी। ये बंदा कितना था स्मार्ट और कितना था कनिंग है, बात तो मानना पड़ेगी। तभी हमारा एमसी कहने लगता है खैर हमारा जो मैटर था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, हम एक इवन हो चुके हैं, अब हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं बची है। मैं तुम्हें इस वक्त जहाँ से जाने दूंगा लेकिन तुम मुझ पर रिटेलिएट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, अदरवाइज अगली बार जो बदला होगा वो 10 फोल्ड होगा तुम्हारे रूल्स के हिसाब से। और ये बंदा जो फिफ्थ प्रिंस है वो कुछ भी नहीं कर सकता सिर्फ गुस्सा करने के अलावा। इस तरीके के बिहेवियर के मैटर को देखकर जो एल्डर होती है वो काफी शॉक होती है और कह मनी मन में कह रखती है कि यंग फ्रेंड जिंगिए, तुम्हारे जो वर्ड्स थे जब तुमने हमसे कहा था कि जो 27 के स्लैब्स के बारे में तुमने थप्पड़ मारे हैं जो 20 बार, अगर ये जो वर्ड है वो पूरी की पूरी दुनिया में फैल गए, आसपास इलाके में फैल गए, तो ये फिफ्थ प्रिंस की जो इज्जत है ना वो पूरी की पूरी कबाड़ा हो जाएगी, कबाड़। और वो बस एक हंसने वाला मजाक बनकर रह जाएगा। तभी टेलीपैथी से बात करते करते एल्डर से कहने लगता है कि यंग फ्रेंड है, हमें बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाया, नहीं हमसे झूठ बोला। आफ्टर ऑल ये सारी की सारी सिचुएशन देखने के बाद, इतना बढ़िया सा शो देखने के बाद बिना पॉपकॉर्न के, जो सेक लीडर है वो वाकई में पूरी तरीके से क्लियर माइंडेड हो चुके हैं। और मुझे भी यहाँ पर काफी 10 साल जवान महसूस होने में लगा हुआ इस शो को देखने के बाद। एल्डर से ये कहती है दूसरी तरफ इस फिफ्थ प्रिंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जो ये गुस्से में कहने में लगा हुआ था ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं तुझसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं कांगलान तुझसे अपना बदला लूंगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जब नए चैप्टर आएंगे हम तब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सीनारा एंड साइनिंग आउट। खाली गाइस अपना सभी को सब लोग, बाय।